Good morning to all. We had already started with the chapter Basic Concepts of Income Tax, जिसमें आपको बहुत सारी डेफिनेशन करा दी गई, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इंडिया की डेफिनेशन। और इंडिया की डेफिनेशन में खास बात थी कि वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से क्या किया गया था, चेंज किया गया था उस डेफिनेशन को, राइट। आइए आगे प्रोसीड करते हैं आज की क्लास में। कम टू योर बुक। इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स के लिए इनकम क्या है? नंबर 1, टेंटेड और इलीगल इनकम। लेट मी टेल यू, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ योर इनकम। आपके पास इनकम लीगल सोर्सेज से आती है या इलीगल सोर्सेज से आती है, इनकम टैक्स को इससे मतलब नहीं है। वो कहता है इनकम इनकम होती है, और आपके पास चाहे किसी भी सोर्स से इनकम आ रही हो, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास इनकम स्मगलिंग से आ रही हो, आपके पास इनकम एक्सटॉर्शन मनी से आ रही हो, किडनैपिंग से आ रही हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, ठीक है। इनकम इनकम है और आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं टेंटेड और इलीगल इनकम। इलीगल को ही टेंटेड भी कहा जाता है, इलीगल को हम क्या कहते हैं, टेंटेड भी कहते हैं। इनकम इज इनकम। तो सुनिए इनकम टैक्स कितनी सुंदर बात कह रहा है, कह रहा है इनकम इनकम होती है, दो टेंटेड, इलीगल है तो भी इनकम है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड टेंटेड इनकम। इनकम टैक्स के लिए लीगल और इलीगल इनकम में कोई अंतर नहीं होता। इवन इलीगल इनकम इज टैक्स्ड जस्ट लाइक एनी लीगल इनकम। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से पैसा आता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समझते हैं, सुपारी लेते हैं आप, ठीक है, किसी को मारने की, और आपको उसे 1 करोड़ रुपए आता है, इनकम टैक्स क्या बोलता है, कहता है इलीगल है, लीगल है, मुझे इससे मतलब नहीं है, आप इस 1 करोड़ रुपए पे क्या दीजिए, टैक्स दीजिए। और ध्यान दीजिए, अगर आपने सचमुच उस 1 करोड़ रुपए पे टैक्स दिया तो इनकम टैक्स के लिए आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। भले आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, ठीक है, आप सुपारी लेते हैं मारने की किसी को, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के लिए आपसे अच्छा इंसान नहीं है। अब एक बात और कर लेते हैं जो जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं, कहते हैं सर बताइए, अगर हम स्मगलिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी समझते हैं, रंगदारी, धमकी देके पैसा उठाना, ठीक है। पैसा किस तरीके से उठाते हो, मुन्ना बजरंगी ने कहा है कि आपको 2 करोड़ रुपए देने हैं तो दोगे आप, ठीक है। एक्सटॉर्शन मनी की बात हो रही है, कह रहा है ये सब पैसे भी अगर आपके पास आते हैं तो वो इनकम है और आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे खास बात जो बच्चे हमसे पूछते हैं, कहते हैं कि सर अगर मेरे पास इन सभी सोर्सेज से इनकम आ रही है तो क्या हम इनकम टैक्स को ये बात डिक्लेयर करते होंगे? तो देखिए मेरा जवाब हमेशा यही होगा, हम आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, देश में लोग उस लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, इस बात से मेरा वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। यह सोच के देखिए, क्या हमारे देश में खून करना मना है, मर्डर करना मना है कि नहीं है? बिल्कुल मना है, ये अलाउड थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी होते हैं कि नहीं, मर्डर होते हैं। तो लॉ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज लीस्ट ऑफ माई कंसर्न, उससे मुझे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स कहता है कि इलीगल सोर्सेज से इनकम आ रही है तो आप इनकम टैक्स में डिक्लेयर कीजिए और उस पर टैक्सेस दीजिए, और अगर आपने किया तो आप इनकम टैक्स के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। हाँ, निश्चित सी बात है कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ ये आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स आपको हाथ नहीं लगाएगा। और अगर आपके पास किडनैपिंग का पैसा आया, ठीक है, तो आप और आपने डिक्लेयर नहीं किया इनकम टैक्स में, तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ तो देखेगा ही देखेगा, साथ में इनकम टैक्स लॉ अलग पकड़ लेगा आपको, देखा मेरा टैक्सेस कहां है। क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट इज डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम, आइए पहले आपको समझाते हैं डिस्प्यूटेड इनकम होता क्या है। देखिए देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये हाउस प्रॉपर्टी इज करेंटली इन द पोजीशन ऑफ ए के पास इसका पोजीशन है, एंड ही हैज रेंटेड इट आउट, इसने इसे रेंट पे दे दिया है। बी ए का ब्रदर है और बी कहता है कि पिताजी ने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से लिखी थी, ये प्रॉपर्टी मेरी है। फिर से आपको बताते हैं, प्रॉपर्टी ए के पोजीशन में है
और ए ने क्या किया है, उसको किराए पे दे रखा है, ठीक है। बी कहता है पिताजी ने ये प्रॉपर्टी मुझे लिखी थी इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरी है। ए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। मतलब दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं ए और बी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, राइट। और ये जो केस है ये कोर्ट में चल भी रहा है। अब प्रश्न ये उठता है ये जो किराए की इनकम आ रही है वो किसकी है। ए ने प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, ए क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन बी क्लेम कर रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये प्रॉपर्टी ए की है तो रेंट की इनकम भी ए की है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी बी की है तो रेंट की इनकम भी किसकी है, बी की है। तो अब ये प्रॉपर्टी किसकी है और रेंट किसका है, ये बात सोचने वाली है। प्रॉपर्टी किसकी है ये तो कोर्ट फैसला करेगा। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, कहता है इस इनकम को हम कहते हैं डिस्प्यूटेड इनकम, इसलिए क्योंकि ए और बी दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो ये इनकम भी दोनों में से किसी की एक की हो सकती है। ये ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है, इसलिए ये रेंट क्या है, डिस्प्यूटेड इनकम। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि अगर डिस्प्यूटेड इनकम होगी तो हम टैक्स ए से भी ले लेंगे और बी से भी ले लेंगे, ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, और हम इंतजार करेंगे कोर्ट के फैसले का। कोर्ट जब फैसला लेके आएगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, तो बी का जितना भी टैक्स जमा हुआ है वो इंटरेस्ट के साथ हम रिफंड कर देंगे। इनकम टैक्स ये कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि हम लेंगे दोनों से ही टैक्सेस, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड इनकम है, दोनों लोगों की इनकम में से किसी एक की इनकम हो सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम दोनों से टैक्सेस लेते रहेंगे, और जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा कि ये इनकम किसकी है, ए की है, तो हम बी का सारा टैक्सेस वापस कर देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी बी की निकलती है, कोर्ट का फैसला ये है कि प्रॉपर्टी बी की है, तो ए के टैक्सेस को वापस कर देंगे, दैट टू अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात सबको। डिस्प्यूटेड इनकम, तो डिस्प्यूटेड इनकम में जो भी क्लेमेंट है, जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं उस इनकम को, वो सभी लोगों के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। Disputed income, any dispute regarding the title of the income cannot hold up to the assessment of the income in the hands of recipient. कह रहा है अगर कोई भी डिस्प्यूट है टाइटल ऑफ इनकम में कि ये इनकम किसकी है, तो हम लोग असेसमेंट को होल्ड करके नहीं बैठेंगे, कैन नॉट होल्ड। हम लोग असेसमेंट को, किसके हाथ में इनकम को एसेस की जाए ये होल्ड करके, मतलब कि रुके नहीं रहेंगे कोर्ट के फैसले के लिए कि जब कोर्ट फैसला देगा, बताएगा प्रॉपर्टी किसकी है, तब उसके हाथ में ये इनकम मानी जाएगी। मतलब इनकम टैक्स ये कह रहा है कि हम रुक नहीं सकते हैं कि कोर्ट का फैसला पहले आए फिर हम बताएंगे ये इनकम किसकी है। इनकम टैक्स कह रहा है हम अपना टैक्स वसूलते रहेंगे, बटोरते रहेंगे। द रेसिपिएंट इज देयरफॉर चार्जेबल टू टैक्स दो देयर मे बी राइवल क्लेम्स टू द सोर्सेज ऑफ इनकम। जो रेसिपिएंट है उसे भी टैक्स देना है, और राइवल क्लेम कोई कर रहा है तो वो तो टैक्स देगा ही देगा। अगर हम खुद क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, इनकम मेरी हो गई ऑटोमेटिक, निश्चित हम टैक्स देंगे, और जो रेसिपिएंट है वो भी टैक्सेस देगा। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए डिस्प्यूटेड इनकम पे सभी कोई टैक्स दे रहा है। असेसमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होल्ड करके नहीं बैठ रही है, लेकिन हाँ जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो ध्यान दीजिए जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा साबित होगा तो उस पार्टी को क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। थर्ड इज पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? हस्बैंड वाइफ को घर खर्च के लिए जो पैसे देता है उसे कहा जाता है पिन मनी, ठीक है। और निश्चित है आप सभी जानते हैं हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हर भारतीय नारी उस पैसे में से कुछ ना कुछ जरूर बचा लेती है, ठीक है। जो पैसे वो भारतीय नारी कुछ ना कुछ अपने आप बचा लेती है घर खर्च में से, जो पति उसे पैसे देता है हर महीने, वो उस लेडी की इनकम नहीं होती है, ठीक है। जो भी पैसा उसने बचा लिया वो उस लेडी की इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड ने वाइफ को 20,000 रुपए महीने खर्चे के लिए दिया है, वाइफ ने 19,000 में घर खर्च कर लिया और 1,000 रुपए बचा भी लिया अपने पास, क्या वो 1,000 रुपए उस वाइफ की इनकम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी पैसा हस्बैंड दे रहा है वाइफ को, निश्चित है उस पूरी इनकम पे टैक्स ऑलरेडी हस्बैंड ने दे दिया होगा, ठीक है। वाइफ के पास जो पैसा बच जाता है वो वाइफ की इनकम नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है, ये तो हस्बैंड घर खर्च के लिए पैसा देता है, ठीक है। अच्छा, अब उस पैसे को वो इकट्ठा करके वाइफ कुछ उससे खरीद लेती है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देती है जिससे इनकम आना शुरू हो जाती है, तो वो सब वाइफ की है। फिर से समझाते हैं आपको। वाइफ ने कुछ पैसे बचा लिए, हर महीने
वाइफ कुछ पैसे बचाती है, ठीक है। कुछ पैसे बचाने के बाद वाइफ ने उसका क्या किया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब उस बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट भी किसका है, वाइफ का ही है। वो फिक्स डिपॉजिट भी किसका है, वाइफ का ही है। यही इनकम टैक्स कह रहा है। कहता है इनकम टैक्स कि अगर पिन मनी में से कुछ पैसे वाइफ बचा लेती है और उस पैसे से कोई इनकम आने लग जाए, उस पैसे से कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, तो वो सब वाइफ। क्लियर है इतनी बात सबको? लेकिन एक बात और कहता है इनकम टैक्स, कहता है पिन मनी ऐसा ही होना चाहिए जो लगभग घर खर्च के बराबर हो। अब ऐसा नहीं कि वाइफ को तो खर्च के लिए चाहिए 20,000 रुपए, लेकिन हस्बैंड सचमुच 2 लाख रुपए हर महीने देता है, ताकि सचमुच वाइफ क्या करे, एक्युमुलेट कर ले पैसा, और एक्युमुलेट करके क्या करे, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो उस पूरे अमाउंट को पिन मनी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, पिन मनी कब पिन मनी कहलाता है, वो तभी कहलाता है वो जब सचमुच घर खर्च के बराबर हो और भाई भारतीय नारी है, कुछ ना कुछ बचा ही लेगी उसमें से, ऐसा ही होना चाहिए। तो पिन मनी रिसीव बाय अ woman for her dress or private expenditure, as also a small saving affected by a housewife out of monies given to her by her husband for running the expenses of the kitchen, would not be income in the eyes of law. Any property acquired with the aid of such money or saving would form capital asset belonging to the lady. घर का चलाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसमें से कोई बचत होगी तो वो इनकम नहीं होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस मनी से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, कोई सेविंग कर ली जाए, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली जाए तो वो लेडी की ही कहलाएगी। नेक्स्ट, इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, आइए इसको समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसका नाम है राज रेजिडेंशियल सोसाइटी, ठीक है। ये राज रेजिडेंशियल सोसाइटी क्या है, एक बिल्डिंग है विच कंप्राइजेज ऑफ 100 फ्लैट्स। इसमें 100 फ्लैट्स हैं। हर महीने हर फ्लैट ओनर से 2000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। 100 इंटू रुपी 2000, ठीक है, कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। क्यों लिया जाता है 2000 रुपीज का? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में लिफ्ट है, उसकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी मेंटेनेंस, कॉमन एरिया की क्लीनिंग, लाइटिंग, इन सब के लिए पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए की टोटल कलेक्शन एक महीने में आती है। किसी एक पर्टिकुलर महीने में मान लीजिए जो खर्च है वो सिर्फ 1,80,000 रुपए होते हैं, ठीक है। बचा कितना, 20,000 रुपया। क्या ये 20,000 रुपए इस राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की इनकम है? क्या ये 20,000 रुपए इस राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की इनकम है? इस सोसाइटी ने कितने कलेक्ट किए, सभी फ्लैट ओनर से 2 लाख रुपया, और खर्च किया कितना सोसाइटी की मेंटेनेंस पे, 1,80,000 रुपया। तो क्या 20,000 रुपए इस सोसाइटी की इनकम है? नहीं। ये इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी बाहरी इंसान से नहीं आ रही है। ये सोसाइटी अपने ही मेंबर से पैसा कलेक्ट कर रही है और अपने ही मेंबर पे खर्च कर देती है। तो जो बचता है, अपने लोगों से पैसा कलेक्ट करना और अपने लोगों पे ही पैसा खर्च कर देना, अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसे कहा जाता है म्यूचुअल कंसर्न। क्या कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, इस वर्ड को भी याद रखेंगे। जो अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट करे और अपने ही मेंबर पे खर्च कर दे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी संगठन को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल कंसर्न। और म्यूचुअल कंसर्न की इनकम नहीं होती। म्यूचुअल कंसर्न के पास जो बच जाता है वो पैसा कहलाता है सरप्लस, ठीक है। अगर वो पैसा बच गया है तो निश्चित है होना क्या है, उस पैसे को अगेन फ्लैट ओनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जिनसे पैसे लिए गए थे, पैसा बच गया तो बांट दो, या फिर अगले महीने कम पैसा लिया जाएगा हर फ्लैट ओनर से। अरे ये पैसा अल्टीमेटली जो बचा है वो किसका है, फ्लैट ओनर्स का ही है। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज आप लोगों में से 10 लोगों ने आज प्लान किया कि चलो पार्टी करते हैं। 10 स्टूडेंट हमारे इस क्लास के आज प्लान करते हैं कि हमें पार्टी करना है, ठीक है।
सारे बच्चे जो कलेक्शन करते हैं वो कितनी करते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल कलेक्शन कितनी आ गई, 10,000 रुपए। पार्टी में खर्चे कितने हुए, पार्टी एक्सपेंस इज 8,500। 10,000 रुपए टोटल कलेक्शन बच्चों का, 8,500 रुपए पार्टी का खर्चा, बच गया कितना, 1,500। अब जानना यह है कि 1,500 क्या उन 10 बच्चों की इनकम है, क्या 1,500 उन 10 बच्चों की इनकम है? ऑब्वियसली आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरा ही पैसा पार्टी के बाद बच गया है। व्हाट इज दैट, सरप्लस। बेसिकली क्यों, क्योंकि ये 10 बच्चों का भी म्यूचुअल कंसर्न था। बच्चों ने अपने लिए पैसा इकट्ठा किया और अपने ऊपर ही खर्च किया। जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया अगर वो अपने ऊपर ही खर्च करते हैं तो बचा हुआ क्या कहलाता है, सरप्लस। अगर जिस दिन ये इनकम बन जाएगी ना, तो पता है क्या क्या इनकम बन जाएगी। आप रेस्टोरेंट में जाने वाले हो, जाने से पहले एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, कितना, 500 रुपए, और रेस्टोरेंट में बिल आता है 400 रुपए का, 100 रुपए आपकी जेब में बच गए उसके बाद भी, तो आप कहोगे 100 रुपए इनकम। अरे मेरा ही पैसा है, मेरे ही खर्चे के बाद बच गया, वो इनकम कहां से हो जाएगी? ठीक है, इनकम तो किसी बाहरी से आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। समझ में आ गई बात सबको? इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। अ पर्सन कैनॉट अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज। इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज क्या था, जो हम आपको समझा रहे थे। म्यूचुअल कंसर्न्स जो होती हैं वो म्यूचुअल एक्टिविटीज करती हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, एडवोकेट का एसोसिएशन, डॉक्टर का एसोसिएशन, ये सब म्यूचुअल कंसर्न है। डॉक्टर का एसोसिएशन क्या करता है, बेसिकली सभी डॉक्टर्स उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी करते हैं, उसमें पैसे खर्च करते हैं, और जो बच जाता है वो क्या बन जाती है, इनकम। जो बच जाता है वो क्या बन जाती है, सरप्लस। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसर्न में सरप्लस होता है, इनकम नहीं होता। लेकिन एक बात यहीं पे आपको बता देते हैं, क्योंकि बाद में अदरवाइज आप हमें कहेंगे कि सर आपने बोला था म्यूचुअल कंसर्न का हमेशा क्या होता है, सरप्लस, इनकम नहीं होता। एक सिचुएशन है बच्चों, एक सिचुएशन है जहां पे म्यूचुअल कंसर्न की भी इनकम हो, लेकिन ये अभी बताएंगे नहीं, बहुत क्लासेस के बाद आपको पता चलेगा, और आपको उस समय फिर याद भी करा देंगे कि देखिए हमने आपको म्यूचुअल कंसर्न के बारे में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में, और ये बताया था कि म्यूचुअल कंसर्न की कोई भी इनकम नहीं होती है। म्यूचुअल कंसर्न के बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, सरप्लस होता है। लेकिन एक सिचुएशन बच्चों है, एक सिचुएशन है जो बहुत क्लासेस के बाद आपको पता चलेगा, जहां पे हम बताएंगे कि इस सिनेरियो में, इस सर्कमस्टांसेस में म्यूचुअल कंसर्न के पास भी इनकम आ जाएगी। ठीक है, वो एक सिचुएशन ही है, वो आपसे बाद में डिस्कस करेंगे जब इन-डेप्थ एनालिसिस शुरू हो चुकी होगी इनकम टैक्स की। A person cannot earn income from himself in case of mutual activities where some people contribute to the common fund and are entitled to participate in the fund, and a surplus arises which is distributed to the contributors of the fund. Such surplus cannot be called income. Fifth, the income which has in any preceding year been included in the total income of the person on accrual basis shall not again be included on its receipt by him in India during the previous year. The income which has in any preceding year been included in the total income of the person on accrual basis shall not again be included on its receipt by him in India during the previous year. क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि एक बार अगर इनकम एक्रूअल बेसिस पे आपने टैक्सेबल बना दिया, तो फर्दर जब वो रिसीव हो रही है तो दोबारा इनकम नहीं बन जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, इनकम या तो एक्रूवल पे ही आप क्या कर लीजिए, इनकम एक्रू हो रही है तभी आप उसको इनकम बना लीजिए, और या फिर जब रिसीव हो रही है तब इनकम बना लीजिए। दोनों बार एक्रू पे, रिसीव पे, दोनों पे इनकम थोड़ी ना बन जाएगी। ठीक है, आज मेरी सैलरी ड्यू होती है तो इनकम हो गई, कल मेरी सैलरी रिसीव हो जाएगी तो फिर से इनकम हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है। वही 1 लाख रुपए की सैलरी आज ड्यू हुई थी और कल वही 1 लाख रुपए की सैलरी एम्प्लॉय ने हमें पे कर दिया था, रिसीव हो गई थी। ठीक है, द इनकम इज सेम 1 लाख रुपए ओनली। इट कैनॉट बी पॉसिबल दैट 1 लाख रुपए ड्यू पे भी इनकम बन गया, 1 लाख रुपए रिसीव हुआ तो भी इनकम बन गया। तो वही कह रहा है कि कोई भी इनकम जो एक बार एक्रूअल बेसिस पे इनकम बन गई, वो रिसिप्ट बेसिस पे दोबारा से इनकम नहीं बनेगी। एग्जाम्पल से समझ देते हैं।
ये हमने 2 साल ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से 2 साल ड्रॉ किए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको नाम दे देते हैं 2018, 2019, 2020। आई होप अब आप समझ सकते हैं कि इसे हम 2018-19 ईयर कहते हैं, और ये पिंक लाइन वाला जो ईयर है उसे क्या कहेंगे, 2019-20। ठीक है। अब ऐसे समझिए, आपने यहां पे 50,000 का फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में at the beginning of 2018, and the March end 2020 में आपको 60,000 मैच्योरिटी मिलने वाली है। ये मैच्योरिटी है एफडी की। बात समझ में आ रही है? आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हो 50,000 रुपए का, जो 2 साल बाद आपको 60,000 रुपए देगा। 50,000 की फिक्स डिपॉजिट कराएंगे और 2 इयर्स के बाद वो हमको 60,000 रिसीव होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है। ठीक है। इंटरेस्ट की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है इन 2 सालों की। ठीक है। तो कैसे माना जाएगा इसको? 5,000 रुपए 18-19 की इनकम और 5,000 रुपए 19-20 की इनकम मानी जाएगी, या फिर पूरा 10,000 19-20 की इनकम मानी जाएगी? क्योंकि रिसीव तो कब हो रहा है? रिसीव तो कब हो रहा है पूरा का पूरा इंटरेस्ट? 19-20 में, क्योंकि भाई एफडी मैच्योर होगी तभी ना 10,000 रुपया मिला। अगर हम एक्रूवल की बात करें तो ऐसे समझ लीजिए 18-19 में भी 5,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू होगा। ठीक है। और 19-20 में भी 5,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। 2 सालों में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सच बताऊं बच्चों तो बैंक में क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलता है। अगर 2 सालों का इंटरेस्ट 10,000 रुपए है तो निश्चित है पहले साल का थोड़ा कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है ना। ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग ऑन टू कैलकुलेशन, हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है। अब पहले साल का 5,000 से थोड़ा सा कम होगा, दूसरे साल में एक्रू 5,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब जो भी होगा, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस फिगर। उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी हमें यह समझना है। ठीक है। एक्रूवल पहले साल का 5,000 रुपए, दूसरे साल भी 5,000 रुपए का इंटरेस्ट। अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो पहले साल तो 1 रुपए भी इंटरेस्ट का आया नहीं है, दूसरे साल पूरा 10,000 रुपए रिसीव हो गया है। तो इनकम क्या है? पहले साल की 5,000 और दूसरे साल की 5,000 ये माना जाएगा, या सिर्फ दूसरे साल की 10,000 रुपए की इनकम मानी जाएगी यहां पे? क्योंकि 10,000 इनकम आ रही है तो इनकम 5-5 हजार रुपए मानी जाएगी दोनों साल की, या फिर दूसरे वाले साल की पूरी 10,000 रुपए मानी जाएगी? कुछ भी कर लीजिए, एज यू विश। आपको एक्रूवल पे अगर इनकम बनाना है तो दोनों साल की 5-5 हजार, और रिसिप्ट पे बनाना है तो सिर्फ दूसरे साल की 10,000 रुपया। ठीक है। यहां पे बता क्या रहा है? कह रहा है कि एक बार इनकम जो एक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, जैसे ये 5,000 रुपया अगर मान लीजिए एक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो गया, तो ये 5,000 रुपया अगले साल रिसीव भी तो होगा। तो कह रहा है फिर दोबारा उस 5,000 को इनकम मत बनाना। बात समझ में आई? कि इस साल तो 5,000 रुपए को इनकम बना दी, अगले साल 10,000 मिला तो 10,000 इनकम बना दिए। ये पॉसिबल नहीं है। अगले साल अब रिसिप्ट इनकम नहीं बनेगी, अगले साल भी बस यही इनकम फिर रहेगी। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। तो सिंपल सी बात कह रहा था कि एक इनकम इधर एक्रूवल पे इनकम बनेगी या फिर रिसिप्ट पे इनकम बनेगी। एक बार एक्रूवल पे बन जाने के बाद वो दोबारा रिसिप्ट पे इनकम नहीं बनेगी। कोई तकलीफ यहां तक क्लियर है? फिर देखिएगा 6th, any income is to be included in the total income only if it is taxable as per the provision of Income Tax Act and shall be computed as per the provision of the Act. Exempt income shall not form part of total income. Exempt income हमने बताया, exempt income वो इनकम होती है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, और ये exempt जो भी इनकम exempt income होती है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। टोटल इनकम क्या होता है? जब सभी इनकम की जोड़ लगा दी जाए तो वो टोटल इनकम है। ठीक है। और जो exempt इनकम होता है उसको जोड़ा ही नहीं जाता है टोटल इनकम में। क्लियर है बात आपको? जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम एक exempt इनकम है हमारे देश में। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी दूसरी इनकम के साथ जोड़ के टोटल इनकम नहीं बनाया जाएगा, उसको जोड़ा ही नहीं जाएगा। तो कहता है इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड कैसे होगी? जब वो टैक्सेबल है।
सिर्फ टैक्सेबल इनकम की ही जोड़ लगाई जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम आपको कह रहे थे ना पहली क्लास में कि जो आप अर्न करते हैं वो रियल इनकम है, लेकिन टैक्स उस पर थोड़ी ना देते हैं। टैक्स तो किस पे देते हैं? टैक्सेबल इनकम पे, जो इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है, क्योंकि इनकम टैक्स उन्हीं इनकम की जोड़ लगाता है जो टैक्सेबल है। और बहुत सारी इनकम हमारे देश में क्या है? टैक्स फ्री है, तो उनकी जोड़ लगाई ही नहीं जाती है। इसलिए आप जिस इनकम पे टैक्स देते हैं वो क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम द इनकम दैट यू आर अर्निंग। अंडरस्टूड एवरीवन? और थ्रू आउट इनकम टैक्स हमें पढ़ना क्या है? यस, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू स्टडी कि इनकम कंप्यूट कैसे होती है, इनकम कंप्यूट कैसे होती है, इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स तो कुछ ही समय में सीख जाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, इनकम इन कैश और इन काइंड। इनकम कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। आपको समझाते हैं ये बात। आप बच्चे मुझे फीस कैश में दे दो, सपोज आप 10,000 रुपए मुझे कैश देते हो, वो भी मेरी इनकम है। और अगर किसी बच्चे ने 10,000 रुपए की फीस कैश में देने की बजाय 10,000 रुपए का मुझे एक मोबाइल दे दिया, तो पता है वो भी क्या है मेरे लिए? इनकम है। ऐसे समझिए, मैं सैमसंग की टीवी सेल करता हूं, ठीक है, और सैमसंग कंपनी मुझे जो मार्जिन देती है एक टीवी सेल करने पे 2,000 रुपए देती है, तो वो 2,000 रुपए मेरी इनकम है जो हम टीवी बेच के कमाते हैं। और 1,000 टीवी बेच देने पे सैमसंग कंपनी हमें यूरोप का टूर दे देती है। 1,000 टीवी बेच देने पे यूरोप का टूर दे देती है। ये यूरोप का टूर क्या है? ये बेनिफिट इन काइंड है, ये कैश में नहीं है। इसकी जो वैल्यू होगी वो भी पता है मेरी क्या कहलाएगी? इनकम। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम कैश में हो उसी को इनकम नहीं कहते। इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड। आप मुझे अगर लैपटॉप दे दिए ना, तो लैपटॉप की वैल्यू भी पता है क्या बन जाएगी? मेरे लिए इनकम बन जाएगी। क्लियर है बात सबको? इनकम इज टैक्सेबल वेदर इट इज रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। Where income is received in kind, its value should be determined as per the provision of the Income Tax Act for the purpose of inclusion in the taxable income. तो कहता है अगर काइंड में आएगी तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन कैसे होगी? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगी, और फिर वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी, ठीक है। बच्चों, आपके दिमाग में तरह तरह की बात आ सकती है, इनिशियल क्लासेस चल रहा है। अच्छा, वो वैल्यूएशन कैसे होगी? ठीक है, कोई अगर मान लीजिए क्या पिताजी ने बेटे को दे दिया तो भी क्या वो इनकम कहलाएगी? ठीक है। क्या मान लीजिए सर हम आपको आज 10 रुपए का चॉकलेट दे दे तो वो भी क्या आपकी इनकम होगी? बच्चों, अगर आपके दिमाग में कोई बातें आ रही है ना तो वो अनसेटल्ड रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऊपर ऊपर से बस इनकम टैक्स को जान रहे हैं। क्या आपको लगता है इतनी सुपरफिशियल बातों से इनकम टैक्स खत्म कर देंगे हम? बिल्कुल नहीं। अरे आपको पता नहीं आप क्या क्या चीजें देखने वाले हो इस इनकम टैक्स में। बस ऊपर का ढांचा कर रहे हैं अभी, और उस ढांचे को बस समझिए। अभी जितनी बात बताई जा रही है उस बातों को समझिए, क्योंकि इन्हीं का रेलेवेंस लेके हम आपको इन डेप्थ स्टडी भी कराएंगे, ठीक है। तो बस उसके अंदर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, वो सारी बात आपको देखनी है, और इतना देखना है जितना आप सोच नहीं सकते हो। आपके दिमाग में वो सारी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि क्या क्या तरीके की बातें हो सकती हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इतनी सी बात किया जाए कि जो अगर कोई भी इनकम काइंड में दी जा रही है तो न जाने उसमें क्या क्या बात हम आपसे कर डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी बात आ रही है जो लगता है कि ये अनसर्टेन रह गई, ऐसे तो ये तो पता ही नहीं चला, वो तो पता ही नहीं चला, सब चलेगा। अभी तो हम लोग ढांचा देख रहे हैं, बस देख रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम क्या होती है। आर वी रियली स्टडिंग इनकम टैक्स राइट नाउ? स्टिल नॉट। ऊपर ऊपर से बातों को समझ रहे हैं, शायद ढांचा समझ जाए कि इनकम टैक्स कैसे तैयार हुआ है, और फिर हम लोग एक एक करके पूरी बातों को समझेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या देखना है हमको? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने पर्सन की डेफिनेशन देखा था, जिसमें देखा था कि पर्सन कौन कौन होता है। इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म है, कंपनी है, एओपी, बीओआई, बहुत सारी बातें की हमने, ठीक है। हम लोग एचयूएफ को थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। एचयूएफ है क्या? बेसिकली एक हिंदू फैमिली है, फैमिली ऑफ हिंदू विच हैज येट नॉट बीन डिवाइडेड, जिसमें प्रॉपर्टी का डिवीजन वगैरह नहीं हो रखा है, ठीक है। Hindu undivided family has not been defined under the Income Tax Act.
हालांकि एचयूएफ को इनकम टैक्स एक्ट में कहीं डिफाइन किया भी नहीं गया है। ये डिफाइन कहां पे है एचयूएफ? हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ एक अलग कानून है, उसमें डिफाइन किया गया है कि एचयूएफ क्या होता है। द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ as a family which consists of all males linearly descended from a common ancestor and includes their wives and daughters. क्या होता है? ध्यान से सुनिए। A family which consists of all males, एक फैमिली जिसमें सारे मेल्स इंक्लूडेड होंगे। कैसे? लीनियरली डिसेंडेंट। डिसेंडेंट किसे कहते हैं? नीचे की फैमिली को डिसेंडेंट कहते हैं और ऊपर की फैमिली को एसेंडेंट कहते हैं। ठीक है? लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, जिसके नीचे सारे डिसेंडेंट आते जा रहे हैं, सारे मेल मेंबर्स उस फैमिली के क्या कहलाएंगे? एचयूएफ का पार्ट। ऐसे समझ लीजिए जी। एक बंदा है, ठीक है, इसके 2 बेटे हुए, ये रहे, ठीक है, फिर इसके 2 बेटे हो गए, इसके 3 बेटे हो गए। आप नहीं तो हम 2-2 बोलेंगे तो आप कहेंगे सबके 2 बेटे, एकदम ऑर्गेनाइज चल रहा है क्या फैमिली पूरा? हर पीढ़ी में 2-2 बच्चे हो रहे हैं, इसलिए बच्चों 3 कर दिए यहां पे, ठीक है। अब ये सारे लोग जितने भी हैं, ये सब कहां से हैं? फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं। कौन है वो कॉमन एंसेस्टर? ये तो कह रहे हैं कॉमन एंसेस्टर से जितने भी उस परिवार में मेल मेंबर आए वो सारे के सारे क्या हैं? एचयूएफ का पार्ट है। इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स, इन सब की बीवियां भी एचयूएफ का पार्ट है, इन सब की वाइफ, एंड डॉटर्स, और बेटियां भी। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बेसिकली ये डॉटर्स को एचयूएफ में इंक्लूड किया गया था 2005 के आसपास। एक हिंदू लॉ में अमेंडमेंट आया था जिससे बेटियों को भी एचयूएफ का पार्ट बनाया गया, ठीक है। उसके पहले तक बेटियां एचयूएफ का पार्ट नहीं हुआ करती थी। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज वुड आल्सो बी असेस्ड एज एचयूएफ। जैन में जो फैमिली बनती है उसको बोलते हैं जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज, और सिख में होता है सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज। इनको भी एचयूएफ ही कहा जाएगा, ठीक है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बताया गया है हिंदू लॉ में, ठीक है, जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है पर्सन की डेफिनेशन में अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो एचयूएफ किसको किसको इंक्लूड कर रहा है? हिंदू की अनडिवाइडेड फैमिली को, जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज को, और सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज को भी, ठीक है। तो आपको एचयूएफ की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एचयूएफ में कौन कौन आता है? ऑल द मेल मेंबर्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, उनकी वाइफ्स और डॉटर्स, ठीक है। हिंदू को पार्टनर, हिंदू को पार्टनर का मतलब क्या होता है? कौन बंटवारा डिमांड कर सकता है? को पार्टनर उसे कहा जाता है जो बंटवारा डिमांड कर सकता है। कह सकता है परिवार को बांटो, जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हिस्सा दो, ठीक है, उन्हें कहा जाता है को पार्टनर, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ आर कॉल्ड को पार्टनर, कुछ मेंबर्स को को पार्टनर भी कहा जाता है। एचयूएफ में जितने मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से कुछ को को पार्टनर कहा जाता है, यानी वो बंटवारा डिमांड कर सकते हैं। They are related to each other and to the head of the family. HUF may contain many members. HUF may contain, ये काट दीजिए, ये बीच में गलत टाइप है। HUF may contain many members, but members within the 4 degrees, including the head of the family, कर्ता, are called co-partner. बहुत ध्यान से सुनिएगा। But members within the 4 degrees, including the head of the family, including the head of the family, कर्ता, are called co-partner. क्या मतलब है इसका? आइए फिर से समझाते हैं आपको यही बात। देखिए ये मिस्टर ए है, ये रहा इनका बेटा, ठीक है। साइज से समझते जाइएगा कौन किसका बेटा है। अब ये इनका बेटा, ठीक है, इनका बेटा ये रहा, इनका बेटा ये है, इनका बेटा ये है, ठीक है, इनका बेटा ये है, ये रहा इनका बेटा, ये रहा इनका बेटा, ठीक है। सब के सब अभी जीवित है। हालांकि ऐसी फैमिली देखने को आज मिलती कहां है, ठीक है। ऐसे इसके टर्म्स में बात किया जाए तो फादर, ये फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, पिताजी, दादाजी, ठीक है, परदादाजी, और ये सरदादाजी,
ठीक है, मतलब कि फादर, ग्रैंडफादर, फिर ये ग्रेट ग्रैंडफादर और ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। देखने को मिलता है क्या इतना बड़ा परिवार? बिल्कुल नहीं। लेकिन चलिए हमें लॉ समझना है। वो क्या कहता है? कहता है 4 डिग्री तक हेड ऑफ द फैमिली से लेके 4 डिग्री तक ही को पार्टनर हैं। मतलब यहां 4 डिग्री तक, 4 डिग्री का मतलब हो गया यहां तक, 4 पीढ़ी तक, ऐसे बोल लीजिए। कर्ता को इंक्लूड करके जो हेड है उसको इंक्लूड करके 4 पीढ़ी तक ही को पार्टनर हैं। इसके बाद वाला ये जो पिद्दी है छोटंकू, ये बंटवारा डिमांड नहीं कर सकता है। बात समझिएगा, हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, इसको रेड पेन से बोलेंगे। ये इन्होंने आज तक अपने पिताजी के सामने मुंह नहीं खोला है। बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, आज भी पिताजी खड़े हो जाते हैं तो इसकी आवाज लड़खड़ाने लग जाती है। आज तक इसने मजाल नहीं की कुछ भी बोलने की। ठीक है, ये हेड ऑफ द फैमिली इसके लिए कौन है? ये इनके दादाजी। आज तक इसने मुंह नहीं खोला है। दादाजी बहुत कम इसकी आवाज ही सुन रखे हैं। ये भी वैसा ही है, आज तक कभी भी अपने परदादाजी के सामने मुंह नहीं खोला है। ठीक है, बहुत रेयरिस्ट ही बोल पाता है और दादाजी जब सामने खड़े हो जाते हैं तो आवाज एकदम दब जाती है। ठीक है, इन सब ने हम कहना चाहते हैं न इसने न इसने न इसने आज तक बंटवारे की बात नहीं की। ठीक है, ये छोटंकू पैदा हुआ नहीं, अब बोल रहा है कि इनको बोल रहा है सर दादाजी क्या मजाक चल रहा है इतनी पीढ़ियों से परिवार में, तुरंत अभी का अभी प्रॉपर्टी बांटिए। क्या ये छोटंकू बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ये को पार्टनर नहीं है, ये एचयूएफ का मेंबर है। अगर ऊपर की 4 पीढ़ी कुछ नहीं बोल रही है तो ये नहीं बोलेगा, ये को पार्टनर नहीं है। यस, अगर इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाएगी तो अब यहां से लेके यहां तक कितनी पीढ़ी है? 4 पीढ़ी है। क्या अब ये बंटवारा मांग सकता है? यस मांग सकता है, क्योंकि ये को पार्टनर बन गया। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 4 पीढ़ी तक को पार्टनर है। हालांकि एचयूएफ कहां तक हो सकता है? जितना बड़ा परिवार है, अगर इसके बाद भी पैदा हो गया, ये देखिए, ये भी एचयूएफ का हिस्सा है, इसने भी पैदा कर दिया। ये देखिए, दिख रहा होगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा बना है। ये भी एचयूएफ का हिस्सा है, लेकिन 4 डिग्री तक ही को पार्टनर है। बड़ी सुंदर बात, आगे देखिए। इट मे बी नोटेड दैट ओनली द को पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टीशन। क्या खास बात है को पार्टनर में? दे हैव राइट टू पार्टीशन। वो बोल सकते हैं बंटवारा करो। अ डॉटर ऑफ को पार्टनर बाय बर्थ शैल बिकम अ को पार्टनर इन हर ओन राइट। अगर को पार्टनर की बेटी है तो वो भी को पार्टनर है। बात समझ में आई? को पार्टनर की बेटी है, डॉटर ऑफ को पार्टनर बाय बर्थ शैल बिकम अ को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। जिस तरीके से बेटे परिवार में बंटवारा डिमांड कर सकते हैं, बेटियां भी परिवार में बंटवारा डिमांड कर सकती हैं। बेसिकली ग्रेजुअली हिंदू लॉ में अमेंडमेंट लाया गया और इससे ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, 10-15 साल के अंदर की ये सारी कहानियां हैं। उसके पहले बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता था पिताजी की प्रॉपर्टी में। ठीक है, However, only female members of the family, for example, wife or daughter-in-law of a co-partner, are not eligible for such co-partnery right. ध्यान दीजिएगा, हमने तो ये भी बताया था ना कौन कौन एचयूएफ का मेंबर है। बेटे सारे परिवार के, फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर जितने बेटे हैं वो हैं एचयूएफ के हिस्से, उनकी बीबियां, ठीक है, और बेटियां। ठीक है, सब कुछ क्या है? एचयूएफ का हिस्सा है। लेकिन बंटवारा कौन डिमांड करेगा? बंटवारा डिमांड करेगा बेटे और बेटियां, वो को पार्टनर है। जो बहुएं आ रही हैं घर में, वो बंटवारा डिमांड नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई सबको? तो हु आर को पार्टनर? प्लीज रिपीट, हु आर को पार्टनर? बेटे बेटी को पार्टनर। ठीक है, बहुएं को पार्टनर नहीं है। एचयूएफ का मेंबर कौन कौन है? बेटे बेटी बहुएं घर की। ठीक है, चलिए, हमारे देश में हिंदू लॉ सिर्फ एक नहीं चलता है, हिंदू लॉ 2 है हमारे देश में। एक ही कानून नहीं है हिंदुओं के लिए पूरे देश में, 2 हिंदू लॉ है। दया भागा स्कूल और मितक शारा स्कूल। हालांकि ये कोई स्कूल नहीं, आप सोचेंगे कोई स्कूल है बच्चों के पढ़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून का नाम है बच्चों। ठीक है,
ऐसे कह लीजिए दया भागा लॉ है एक हमारे देश में हिंदू लॉ, एक दूसरे लॉ का नाम है मितकशारा लॉ। ठीक है, दया भागा लॉ सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है, सिर्फ 2 जगह चलता है दया भागा लॉ, बाकी पूरे हिंदुस्तान में चलता है मितकशारा लॉ। तो पहले इसी की बात करते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में क्या चलता है, मितकशारा, सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या चलता है, दया भागा लॉ। तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू लॉ जो कहता है, कानून है, वो क्या है, देखिए मितकशारा लॉ की बात कर रहे हैं। प्रिविलेंट इन रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी सब जगह वेस्ट बंगाल और आसाम के अलावा यही रेलिवेंट है। Children acquire the right to the family property by his birth and not by the succession, irrespective of the fact that his elders are living. क्या मतलब है इसका? जैसे ही परिवार में बेटा पैदा होता है, जैसे ही परिवार में बेटा पैदा होता है, उसके पास राइट आ जाता है प्रॉपर्टी का। परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा उसी दिन बन जाता है जिस दिन वो पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन बेटा पैदा होता है उसी दिन उसके पास ये हक भी आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी का डिवीजन करा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3 पीढ़ी है, मान लीजिए दादाजी हैं, दादाजी के 2 बेटे थे और दोनों बेटे के फिर फर्दर 2-2 बेटे हैं। आइए समझाते हैं आपको। एक हमने इस तरीके का ड्रॉ किया था ना, ये देखिए, ये रहे दादाजी, दादाजी के 2 बेटे और इस बेटे के ये 2 बेटे और इस बेटे के ये, इस वाले बेटे के ये 3 बेटे, 1 2 3। ठीक है, ये अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है, परिवार का बेटा है। ठीक है, अभी इनके पिताजी जीवित हैं, ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब जीवित हैं, ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए अभी ये लोग नहीं, पिताजी अपने पिताजी, ये इनके पिताजी हैं, इनको आज तक ये दोनों कभी नहीं बोलेंगे कि प्रॉपर्टी बांट दीजिए, लेकिन ये बोल रहा है, कह रहा है कि प्रॉपर्टी बांट दीजिए। पॉसिबल है क्या ये बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। हमारे हिंदुस्तान का कानून यही है, हिंदू लॉ, कि जिस दिन बेटा पैदा हुआ है उस दिन उसके पास प्रॉपर्टी में हक आ जाता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर्स आर लिविंग। पिताजी दादाजी अभी जिंदा हैं। ठीक है, आज तक उन्होंने आवाज नहीं खोली है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चा बोल सकता है। हालांकि वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या कानून चलता है आपको बताऊं। वेस्ट बंगाल और आसाम में कानून यह है कि पिताजी की डेथ हो जाएगी तभी बेटे का हक बनेगा प्रॉपर्टी पे। मतलब जब तक पिताजी हैं तब तक प्रॉपर्टी पे हक पिताजी का है। पिताजी चले जाएंगे तो उसके बाद बेटे का हक आएगा प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। बात समझ में आ रही है? ये कानून चलता है वेस्ट बंगाल और आसाम में। द चिल्ड्रेन डू नॉट एक्वायर एनी राइट। देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रेन डू नॉट एक्वायर एनी राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव। अगर यही बात हम वेस्ट बंगाल और आसाम की करें ना, तो ये बोल नहीं सकता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ठीक है, वो इसलिए भी नहीं बोल सकता है क्योंकि जब तक इनके पिताजी जिंदे हैं, ठीक है, इसका हिस्सा हो भी नहीं सकता। अगर वेस्ट बंगाल और आसाम की बात की जाए तब। The children do not acquire any right share in the family property as long as his father is alive, and only on death of the father the children will acquire right of share in the property. और जब पिताजी की डेथ हो जाएगी तो उसके पास हक आ जाएगा प्रॉपर्टी में। ठीक है यहां तक? चलिए, तो हम लोग ने एचयूएफ को समझ लिया, कोपासना को समझ लिया। बस समराइज कर दें क्या बच्चों आपके लिए। एचयूएफ क्या होता है? एक कॉमन एंसेस्टर से जितने बेटे होते हैं उन सभी बेटों की बीबियां और जितनी बेटियां हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है? एचयूएफ कहलाता है। कोपासना कौन होते हैं? जो बंटवारा डिमांड कर सकते हैं। बंटवारा बेटे और बेटी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, बहुएं जो घर में आई हैं वो बंटवारा डिमांड नहीं कर सकती है, तो बहुएं जो है वो कोपासनर नहीं है। ठीक है, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछें, बच्चों बताओ साइज किसका बड़ा है? एचयूएफ बड़ा है या कोपासना बड़ा है? एचयूएफ बड़ा है, क्योंकि एचयूएफ में से कुछ लोग क्या है? कोपासनर। एचयूएफ मतलब बेटा बेटी बहुएं और कोपासना मतलब बेटा बेटी। ठीक है, तो कोपासना क्या है? एचयूएफ का एक हिस्सा है। फिर हमने एक बात और बता दी आपको कि हिंदू लॉ 2 चलता है हमारे देश में। एक चलता है दया भागा और दूसरा चलता है मितकशारा। दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में है, मितकशारा पूरे देश में है। मितकशारा ये कहता है कि जैसे ही बेटा पैदा हुआ उसके पास हक आ गया प्रॉपर्टी में। ठीक है, और दया भागा कानून क्या कहता है? दया भागा कानून ये कहता है कि जब तक पिताजी जिंदा है तब तक बच्चे के हाथ में प्रॉपर्टी का राइट। अच्छा, हम बेटे बोल रहे हैं, बेटे नहीं कहना है हमें वर्ड्स, बेटे बेटी सभी
प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं ना, चिल्ड्रेन है बेसिकली, ठीक है। तो फिर से हम अपने वर्ड्स को रिपीट करते हैं। मितक-शारा कानून ये कहता है कि बेटा बेटी जब पैदा होंगे तभी वो अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, जो भी उनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो दया भागा कानून है उसमें बेटे बेटियां जब तक पिताजी हैं तब तक वो अपना हिस्सा डिमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास राइट इन प्रॉपर्टी तभी आता है जब पिताजी की डेथ हो जाती है। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। किस तरीके से टोटल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। टोटल इनकम इज द वर्ड विच हैज बीन टेकन फ्रॉम इनकम टैक्स। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या बोला जाता है इसको, टोटल इनकम। जब भी हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिस पे टैक्स देना है, ठीक है। अब ये किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। किस तरीके से इनकम को कंप्यूट किया जाता है, टोटल इनकम जिस पे आपको टैक्स देना है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की आपको इनकम निकालनी है उसका निकालना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या देखना पड़ेगा उसका, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान में कितने दिन रहते हो, ये चीज चेक किया जाएगा। आपका हिंदुस्तान में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, इन सब पे अपना एक एक चैप्टर है। ये जितनी चीजें हम लोग देखेंगे ना, ये सारी चीजें सब एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो और निश्चित है एक एक चैप्टर में बहुत बहुत समय लगाएंगे हम लोग, बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे तब जाके हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे। क्यों करेंगे ये बताते हैं आपको। क्योंकि अगर एक पर्सन रेजिडेंट होता है, अगर एक पर्सन रेजिडेंट होता है तो हमारा लॉ ये कहता है कि आप दुनिया जहान में कोई भी इनकम कमाओगे टैक्स इंडिया में देना है। जैसे मैं हिंदुस्तान का रेजिडेंट हूं, रेजिडेंट कब कहलाता है एक इंसान, कैसे कहलाता है, ये सब चर्चा होगी उस चैप्टर में, ठीक है। अभी बस ऊपर से समझिए। आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हमें कौन सी अपनी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है, पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से हम जो इनकम कमाते हैं सब पे टैक्स इंडिया में देना है, क्योंकि हम इंडिया के रेजिडेंट हैं, ठीक है। अगर एक नॉन रेजिडेंट है, बाहरी इंसान है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था ना मोटरोला एक फॉरेन कंपनी है, तो उसे कौन सी इनकम पे टैक्स देना है इंडिया में, जो इंडिया से कमाई गई इंडियन इनकम। फिर से रिपीट करते हैं, इफ आई एम अ रेजिडेंट देन आई विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन ऑल माई इनकम, and if I am a non-resident then I'll have to pay taxes only on Indian income. Repeating again, if I am a resident of India I'll have to pay taxes on all my income, whether earned in India or outside India, right? But if I am a non-resident I'll have to pay taxes only on the income from India, that is Indian income. So total income निकालने के लिए कौन कौन सी इनकम की जोड़ लगानी है, पूरी दुनिया वाली इनकम जोड़नी है या सिर्फ हिंदुस्तान वाली इनकम जोड़नी है, ये सोचना तो पड़ेगा ना एक पर्सन के लिए। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस। सपोज हमको मिस्टर ए की इनकम निकालने को कहा जा रहा है। मिस्टर ए अगर रेजिडेंट है तो आप उसकी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम सारे की जोड़ लगाइए। और अगर मिस्टर ए की इनकम निकालने को कहा जा रहा है, वो नॉन रेजिडेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी कौन सी इनकम जोड़ेंगे, इंडियन इनकम। आप एक बात बताइए, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ाया जा रहा है। ये इनकम टैक्स लॉ कहां का पढ़ाया जा रहा है, इंडिया का कि इंडिया के बाहर का, ये इंडिया का है, ठीक है। हमको सिर्फ इस कानून में यह सिखाया जाएगा कि हिंदुस्तान में कौन सी इनकम पे टैक्स दिया जाता है, हमें बाकी इनकम से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एक रेजिडेंट हैं तो दुनिया जहान की सारी इनकम पे टैक्स तो इंडिया में ही देना है ना, इसलिए रेजिडेंट की सारी इनकम देखनी है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ उसकी इंडियन इनकम पे यहां पे टैक्स लगता है, इसलिए सिर्फ इंडियन इनकम जोड़नी है। तो सबसे पहला काम यह हो जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए, so as to know whether we have to add only Indian income or we have to add both Indian income as well as foreign income, right?
फिर उसके बाद इनकम को 5 हेड में, 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड कीजिए। क्या क्या है वो हेड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला सैलरी, ये आप समझते हैं। आपको इनकम को 5 हेड में क्लासिफाई कर देना है कि वो सैलरी का है, बिजनेस प्रोफेशन का है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन है कि अदर सोर्सेस है। ठीक है, सैलरी क्या होता है हम आपको बताएं। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलता है वो सैलरी कहलाता है। इनकम टैक्स ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि आपको बाउंड कर देता है, ठीक है, बांध के रखता है। इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज होती है वो कभी भी ओपन लैंग्वेज नहीं होती है, इतनी खुली हुई लैंग्वेज नहीं होती है कि कोई भी बाहर निकल जाए उस डेफिनेशन से। बहुत बांध के, बहुत कॉन्क्रीट वर्ड यूज करता है इनकम टैक्स, क्योंकि लोग टैक्स प्लानिंग करने लग जाएंगे। शब्दों से अगर बाहर निकलने का रास्ता होगा तो लोग बाहर निकल जाएंगे। इनकम टैक्स ये नहीं कहता है जो एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉय को वो क्या कहलाता है सैलरी, नहीं। इनकम टैक्स ये कहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी देता है वो सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी देता है वो सैलरी। तो इफ आई एम गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम माई एम्प्लॉयर दैट विल बी सैलरी इनकम इन माई हैंड। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द एम्प्लॉयर शुड स्पीक आउट दैट दिस इज योर सैलरी। Employer has given me 10,000 rupees. I am asking him even what is this? He says nothing. Just keep it with you. That is also salary according to income tax. Did you understand? What is salary? Any payment from employer to employee is salary. Right? Employer ने employee को क्या दे दिया? एक कार दे दिया। Employer ने employee को कार दे दिया। ये भी क्या है? Salary. अब आप समझिए, आप सोचेंगे सर ये क्यों सैलरी है, ये तो गिफ्ट जैसा कुछ लग रहा है। नहीं बच्चों, आप सोचो, जरा आप सोचो कि अगर मुझे एम्प्लॉयर 6 लाख रुपए की सैलरी देता है और वो 6 लाख रुपए मेरे बैंक में डाला होता और गवर्नमेंट कहती अब बस अगर बैंक में डाला है, अमाउंट इन मनी है तो ही ये सैलरी है, तब तो 6 लाख रुपए हमें टैक्स देना पड़ता। और हमें मालूम है कि मुझे पैसे की इस समय जरूरत नहीं है, हम एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर से कहे कि ये काम करिए, आप 6 लाख रुपए मेरे बैंक में देने की वजह 6 लाख रुपए की कार खरीद के दे दीजिए। तो एम्प्लॉयर ने हमको 6 लाख रुपए की कार खरीद के दे दी। अब आपको क्या लगता है इनकम टैक्स आपकी इनकम पे टैक्स लेना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। अरे वो भी तो सैलरी ही है। इनकम टैक्स कहता है डू नॉट नो एनीथिंग, एनी पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सैलरी। बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्यों पैसे देगा? क्योंकि एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहा है, वो सैलरी के एवज में ही दे रहा है। अगर आपको नगद दे रहा है वो भी सैलरी है, वो जो कुछ भी दे रहा है आपके काम की वैल्यू ही आपको दे रहा है। आप देखते हो कुछ लोगों को सैलरी के नाम पे 40,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, रहने के लिए कंपनी से घर भी मिल रहा है, कार भी मिल रही है। क्यों मिल रही है भाई? उसके काम की वैल्यू उतनी ही है, इसलिए ये सारी चीजें मिल रही है, वो सब सैलरी है। और तो और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को खाना खिला दिया ना, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को खाना खिला दिया तो उस खाने की वैल्यू भी एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम है। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट? एनीथिंग, एनी पेमेंट वेदर इन कैश और काइंड फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इज सैलरी। कुछ भी आ जाए वो सैलरी है। आइए अगला देखते हैं। तो यानी जो भी चीज एम्प्लॉयर से मिलेगी वो इस ग्रुप में जाएगी, इस हेड में जाएगी, सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अगर मेरे पास है तो मेरे पास इनकम कैसी आ सकती है, जरा सोच के बताइए। मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे पास एक घर है, उससे कैसी इनकम आ सकती है? अगर घर की बात की जाए तो घर से 2 प्रकार की इनकम मेरे दिमाग में आती है कि हो सकती है। एक तो घर को किराए पे लगा दिया जाए तो किराए की इनकम, और दूसरा अगर घर को बेच दिया जाए तो इनकम। भाई अगर 50 लाख रुपए का घर है मेरा और हमने 70 लाख रुपए में बेच दिया तो 20 लाख रुपए इनकम। 50 लाख के हाउस को 70 लाख में सेल कर दिया तो 20 लाख इनकम। एक ये चीज हो सकता है, और दूसरा हो सकता है किराए की इनकम। यहां पे कौन सी इनकम की बात की जा रही है? यहां पे बात की जा रही है किराए की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
क्योंकि अगर आप घर बेच के इनकम कमाते हो तो वो कहलाता है कैपिटल गेन, क्योंकि घर जो होता है वो एक कैपिटल एसेट है, दैट इज एन कैपिटल एसेट। और कैपिटल गेन बच्चों क्या है, अगर कोई भी कैपिटल एसेट बेच के आपको फायदा होता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। कोई भी घर बेच के फायदा होता है तो उसे क्या, वो कोई भी कैपिटल एसेट बेच के फायदा होता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। आपको शेयर है, आपके पास शेयर क्या है, कैपिटल एसेट है, शेयर बेच के आपको इनकम आई है, कैपिटल गेन। आपके पास डिवेंचर्स हैं, ठीक है, आपने वो सेल किया, दैट इज एन कैपिटल एसेट, बेच के पैसा आया, कैपिटल गेन। आपके पास ज्वेलरी वगैरह है, कैपिटल एसेट है, बेच के पैसा आएगा, कैपिटल गेन। आपके पास प्रॉपर्टी इन एनी फॉर्म, लैंड वगैरह ही है, आपने सेल किया, इनकम आई, कैपिटल गेन। तो व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन इज द इनकम जनरेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके कुछ इनकम कमाते हो तो उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? हाउस प्रॉपर्टी से किराए की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से किराए की इनकम। और सैलरी क्या है? एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। बीच में एक चीज और था, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये क्या है? इसको बताने की शायद कुछ आवश्यकता नहीं है खास। बिजनेस एंड प्रोफेशन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बिजनेस आई होप सबको क्लियर है, बिजनेस क्या है। अगर मेरे पास शोरूम है, दुकानें हैं, ये सब बिजनेस की इनकम है, ठीक है। कोचिंग क्लासेस इज अगेन अ बिजनेस, राइट। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब ये लोग जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोफेशन, ठीक है। फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम यहां पे आ जाएगी, प्रोफेशनल की भी इनकम यहीं पे आएगी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी इनकम इसी हेड में आएगी। कैपिटल गेन आपको समझा ही दिया, कोई कैपिटल एसेट बेच के जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर 4 हेड में इनकम नहीं आएगी, प्रीसीडिंग 4 हेड कौन कौन सा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, तो वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब बच्चों ये पांचों हेड के नाम को शॉर्ट में बोलना सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एग्जाम में क्लास में डिस्कशन के दौरान यही यूज करेंगे। सैलरी तो खुद ही छोटा है तो हम इसको सैलरी बोलते हैं। हाउस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम एचपी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे क्या बोलते हैं? एचपी। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को हम बोलेंगे पीजीबीपी। बल्कि इनफैक्ट ये इतना पॉपुलर एब्रिविएशन है कि हर जगह ये यही यूज होता भी है, ठीक है। लोग इसको पीजीबीपी बोलते हैं। कैपिटल गेन इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीजी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को बोलेंगे आईओएस। रिपीट करें, व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, सीजी, आईओएस, ठीक है। बाकी सबको तो हम पूरा बोल भी देंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इसको तो पीजीबीपी ही बोलेंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं, जो एट टाइम्स हम यूज किया करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ठीक है। अदर सोर्सेस क्या है? जो प्रीसीडिंग हेड में फॉल नहीं करेगा। अब एक बात बताइए, आज हम लोग शर्त लगाते हैं। मैंने बोला बारिश होगी और आपने बोला बारिश नहीं होगी, ठीक है। लग गई शर्त 1000 रुपए की, 1000 रुपए की शर्त लग गई, ठीक है। मैंने बोला बारिश होगी, आपने बोला बारिश नहीं होगी। पता है क्या हुआ? हम ही शर्त जीतेंगे ना, बारिश हो गई, ठीक है। मेरे पास 1000 रुपए आ गए। जल्दी बताइए कौन सी इनकम है? मेरे पास 1000 रुपए आ गए, कौन सी इनकम है? सैलरी है? नहीं, नौकरी तो ही ना करते हैं कहीं। हाउस प्रॉपर्टी, मकान किराए पे कहा दिए थे, उसकी तो ही ना इनकम है, शर्त जीते हैं। पीजीबीपी, नहीं भाई ये कोई बिजनेस प्रोफेशन तो ही ना है। कैपिटल गेन, नहीं कोई प्रॉपर्टी तो ही ना बेचे हैं, तो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो बेटिंग की इनकम है वो यहां आएगी। क्लियर है बात आपको? देखिए कभी कभी बच्चे ये सब बात पूछने लग जाते हैं, कहते हैं सर आपने बेट लगाया, शर्त लगाया, धीरे से 1000 रुपए लेके रख लीजिए, अब इनकम टैक्स को बताने की क्या जरूरत है कि सर जीते थे और 1000 रुपए कमाए थे। तो बच्चों मेरा जवाब फिर से यही होगा, मैंने कहा कि सरकार को बताइए और बेटिंग की इनकम पे टैक्स दे दीजिए। सरकार क्या कहती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं इनकम टैक्स का कानून आपको बता रहा हूं, ये कभी नहीं कहता कि इनकम टैक्स का कानून आपको पालन करना है कि नहीं करना है। इट्स योर विश। इनकम टैक्स में लिखा क्या है ये इसकी बात हो रही है।
कभी आप दिल्ली में डीटीसी की बस में चढ़े हो? डीटीसी दिल्ली ट्रेवल कॉरपोरेशन उसका नाम होता है, सरकारी बस है डीटीसी बस। कभी चढ़े हो? उसमें ये इस तरीके से कुछ होता है कि ये बस अगर आपको 2 स्टॉप आगे तक जाना है तो मान लीजिए आपको इतने रुपए देने हैं, 4 स्टॉप आगे तक जाना है तो इतना देना है। मान लीजिए 2 स्टॉप आगे तक का आपको 10 रुपए की टिकट होती है, फिर उसके बाद वाले स्टॉप पे अगर उतरना है आपको तो वहां की 15 रुपए की टिकट है, कुछ इस तरीके से है। अगर आप कंडक्टर से यहां इस डीटीसी की बस में चढ़ जाइए और कंडक्टर से बोलिए मुझे टिकट काट के दे दो, तो वो आपको काट के दे देगा। और अगर आप उसको नहीं बोलोगे टिकट काट के दे दो तो वो नहीं काटेगा, वो खुद से पेन लेता ही नहीं है आपकी टिकट काटने की। और 2 स्टॉप बाद आप उतर जाइए, वो आपको बोलेगा भी नहीं। आप सोचोगे क्यों, ये क्यों नहीं काट रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे कंडक्टर बैठा हुआ है ना उस बस में, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। उसकी तनख्वाह जो मिलती है वो उतनी मिलेगी, आपकी टिकट काटे चाहे ना काटे वो, इसलिए उसको टेंशन नहीं है। क्लियर है बात? लेकिन एक बात बताऊं, जितने लोग इस बस में चढ़ते हैं सारे लोग कंडक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर करके पैसा निकाल निकाल के आगे बढ़ाते रहते हैं, टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो। पता है क्यों? क्योंकि नियम यही है कि आपको टिकट लेनी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, इन सब के मन में डर है, जो लोग भी टिकट खरीद रहे हैं उनके मन में डर है कि कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते 10 दिन पे हर जगह चेकिंग शुरू हो जाती है दिल्ली में, ठीक है। बस में एकाएक स्क्वाड आएगा पूरा चेक करने के लिए कि सबके पास टिकट है कि नहीं है, और अगर टिकट नहीं होगा तो वो पेनाल्टी लगाएगा। हो सकता है वो पेनाल्टी लगा दे 500 रुपए की। तो सबके मन में ये डर है कि कभी हो सकता है पकड़ा जाए और क्या हो जाए, 10 रुपए की बजाय 500 रुपए देने हो, इसलिए सारे लोग 10 रुपए की टिकट ले रहे हैं। नियम है। कुछ लोग नहीं भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो उनके साथ ऐसा हो भी सकता है। बिल्कुल वही इनकम टैक्स के साथ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इनकम टैक्स का कानून कहता है कि आपकी ये इनकम है, आप इस इनकम को दिखाइए और इस पे टैक्स दीजिए। आपकी मर्जी, आप करिए या ना करिए। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ कुछ अलग घटना घटित होगी, ठीक है। ये बात सबको बात समझ में आ रही है और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। अभी आप बहुत फ्रेश हैं, आप इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। बहुत मैच्योरिटी अभी लानी पड़ेगी, ग्रेजुअली बहुत डेवलप करेंगे। आप देख लीजिएगा, आप कुछ क्लासेस बस इनकम टैक्स की कर लीजिए, इनिशियल 15 क्लासेस कर लीजिए, आप देखिएगा कि आपका माइंड पूरी तरीके से बदल चुका है, आप बहुत ग्रो कर चुके हैं, आप में से बचपना निकलने लग जाएगा, ठीक है। आप इतने मैच्योर होने लग जाओगे, आप सचमुच फील करोगे 15 क्लास बाद, 20 क्लास बाद कि आप बड़े हो गए हो। इनकम टैक्स वो है जो आपको दुनिया दिखा देगा, आपको दुनिया की समझ हो जाएगी। आइए बताइए, मेरे पास लॉटरी से इनकम आ रही है, मैंने लॉटरी टिकट खरीदी थी, वो खुल गई और पैसा आ गया। कौन सी इनकम है ये? सैलरी नो, हाउस प्रॉपर्टी नो, पीजीवीपी नो, कैपिटल गेन नो, कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं बेची है, लॉटरी टिकट हमने खरीदी थी, दैट्स नॉट इन प्रॉपर्टी, इट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबने देखा है कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी बाई अमिताभ बच्चन। बताइए, हम केबीसी में जाते हैं और केबीसी में हम पैसे जीत जाते हैं, ठीक है। मेरी कौन सी इनकम है? सैलरी नो, हाउस प्रॉपर्टी नो, पीजीवीपी एसेट बिजनेस प्रोफेशन नो, कैपिटल गेन नो, आई डिडंट सेल एनी ऑफ माय प्रॉपर्टी, देन इट इज आईयूएस। बेसिकली टीवी में जितने गेम शोज आते हैं, जितने भी टीवी के गेम शो होते हैं, आप उसमें जाते हैं, पैसे जीतते हैं, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। आइए और बात करते हैं। मेरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई है। आइए बात करते हैं इंटरेस्ट की इनकम। सैलरी नो, इट इज नॉट सैलरी, आई एम नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। हाउस प्रॉपर्टी नो, इट्स नॉट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। पीजीवीपी नो, इट्स नॉट बिजनेस। कैपिटल गेन नो, कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन इज बाय सेलिंग कैपिटल एसेट, and here I am getting interest on the deposit made. I am not selling any asset, right? And therefore this is income from other sources.
अरे मेरे पास शेयर है, उस पर डिविडेंड आ रहा है, मेरे पास शेयर है और उस पर डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। डिविडेंड समझते हैं ना, अगर मेरे पास कंपनी की इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो कंपनी हर साल प्रॉफिट का एक हिस्सा मुझे देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट। मेरे पास कंपनी की इक्विटी शेयर है, मुझे डिविडेंड आ रहा है, ये इनकम कौन से हेड की है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, राइट। अच्छा, क्या मैं आपको इस समय ये बता रहा हूं कि इस इनकम पे टैक्स लगता है कि नहीं? नहीं, इनकम को क्लासिफाई करना सिखा रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब डिविडेंड की बात करेंगे तो वहां पे आपको ये बात बतानी होगी कि 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता है, उसके बियॉन्ड ही लगता है, ठीक है। छोड़ दीजिए इस बात को। डिविडेंड कौन से हेड में आएगा? सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पीजीवीपी नहीं, कैपिटल गेन नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, अगर शेयर बेच के पैसा कमा लिए तो 100 का शेयर खरीदे और 102 का बेच दिए, 110 का बेच दिए, जो डिफरेंस कमाए वो क्या है? कैपिटल गेन। लेकिन शेयर खरीद लिए और डिविडेंड आते जा रहा है कंपनी से, शेयर बेच नहीं रहे, डिविडेंड आते जा रहा है कंपनी से, ये आईयूएस हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन अगर शेयर बेच दिए तो शेयर एक कैपिटल एसेट है, उसको बेच दिए तो कौन सी इनकम आएगी? कैपिटल गेन, ठीक है। तो शेयर सेल करने की इनकम कैपिटल गेन है, हालांकि शेयर पे जो डिविडेंड आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। कहीं तकलीफ यहां तक क्लियर सबको? एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एग्रीगेशन का मतलब होता है इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना। अगर आप सारी इनकम को जोड़ देते हो, इन दोनों चीजों को इंक्लूड करते हुए, कंसीडर करते हुए, तो आपको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं सीधे। अब इसके बाद पांचों हेड की जोड़ को ही क्या कहा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ये पांचों की जोड़ जो लगाई जाती है ना, यही लिखा हुआ है, जोड़ को लिखा हुआ है एग्रीगेशन। लेकिन जब जोड़ लगाई जाती है तो इन दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है, यानी ये तीन अलग अलग चीज नहीं है। दीज थ्री आर वन स्टेप ओनली, दिस इज वन स्टेप। जब जोड़ लगाई जाती है बच्चों, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए जोड़ लगाई जाती है, और जब जोड़ लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। किन दो बातों का ध्यान रखते हैं वो अभी धीरे से बात कर लेते हैं। अभी शुरू से बात कीजिए। अब एक बार सबसे पहले हम किसी भी पर्सन का क्या डिटरमिन करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने से हमें यह पता चल जाएगा कि उसकी सिर्फ इंडियन इनकम जोड़नी है कि इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम जोड़नी है। क्योंकि अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों जोड़ेंगे। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम जोड़ेंगे? इंडियन इनकम जोड़ेंगे। अब इनकम को 5 हेड में हम क्लासिफाई कर देंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मेरे साथ साथ बोलिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इस 5 हेड में डिवाइड कर देंगे, और 5 हेड में डिवाइड करने के बाद वापस से जोड़ देंगे। जो जोड़ आएगी उसको क्या कहा जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों इसको जीटीआई। पांचों हेड की इनकम को जोड़ देंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। और जीटीआई निकालते समय दो चीजों को और कंसिडर करेंगे। क्या दो चीजों को कंसिडर करेंगे? एक तो है एप्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन, क्लबिंग को कंसिडर करेंगे, और दूसरा है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। बल्कि दो चीजें हैं ये, देखिए सेट ऑफ एक अलग चीज होती है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ये अलग चीज होती है। तो आपको क्या क्या करना होगा? क्लबिंग अप्लाई करना होगा, साथ में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, इतना कुछ अप्लाई करना होगा। एक एक करके समझते हैं क्लबिंग क्या होती है। बस हम लोग अब वहां तक पहुंच चुके हैं जब हम आपको अब आगे बताएंगे कि 2.5 लाख रुपए तक की अगर मेरी एनुअल इनकम होती है तो हमें टैक्स नहीं देना होता। अगर हम साल का 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो हमें टैक्स नहीं देना। हम 2.5 लाख रुपए के ऊपर कमाते हैं तो ही हमें टैक्स देना है, ठीक है। ऐसे समझिए, मैं मिस्टर ए हूं, मेरी ऑलरेडी बिजनेस की इनकम पता है कितनी है? 2.5 लाख रुपया। मेरा नाम ए है,
और मेरी ऑलरेडी बिजनेस की इनकम 2.5 लाख रुपए है, आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं कोई टैक्स पे करता हूं? बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों नहीं करता? क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है। अगर हम साल में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो मुझे टैक्स नहीं देने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि देखिए हमारे देश में की इकोनॉमी जो है वो एक बहुत डिफरेंट इकोनॉमी है। ठीक है, हमारे यहाँ गरीब भी हैं, रईस भी हैं, तो गवर्नमेंट ने इसी तरीके का कानून भी बना रखा है कि जो लोग कम कमाते हैं हम उनसे टैक्स लेंगे ही नहीं, जो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स लेंगे लेकिन थोड़ा ही लेंगे, जो ज्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स भी ज्यादा लेंगे। ठीक है ये बात। अब समझिए हम करने क्या जा रहे हैं। मेरे पास 25 लाख रुपए बैंक में है और जिसका हम एफडी कराने जा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, और बैंक हमको 10% का इस पे इंटरेस्ट देगी जो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। और 25 लाख की हम बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं और एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10%, यानी कि इंटरेस्ट बन जाएगा 2.5 लाख। अब ये इंटरेस्ट अगर मेरी इनकम में जुड़ जाए, ठीक है, तो ये इनकम कौन सी होगी? वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। 2.5 लाख रुपए जुड़ जाए और मेरी इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए। और अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए हो गई तो हमें टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। तो मेरे मन में एक बात आई, कितनी सुंदर बात आई ये सुनिए। मैंने सोचा क्यों इसे अपने हाथ में टैक्सेबल बनाया जाए, क्यों ना ऐसा सुंदर काम करूं कि ये एफडी अपनी वाइफ के नाम से करा दूं जिसका नाम है मिसेस ए। तो जब मिसेस ए के नाम से एफडी रहेगी तो ये इंटरेस्ट की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। किसकी? मिसेस ए की 2.5 लाख। अब मेरी इनकम भी 2.5 लाख, मेरी बीवी की इनकम भी 2.5 लाख, दोनों की इनकम 2.5 लाख रुपए। क्या किसी को भी टैक्स देना है? नहीं। किसी को भी टैक्स देना है? नहीं। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है? इनकम टैक्स कह रहा है चलो बेवकूफ बनाना बंद करो मिस्टर ए। ठीक है, ये 25 लाख रुपए किसके थे? तुम्हारे थे। तो इस 25 लाख रुपए का तुम एफडी भले अपनी बीवी के नाम से करा दो, बीवी को खुश रखो कि तुम्हारे नाम से एफडी कराए, लेकिन ये इनकम बीवी की नहीं है, क्योंकि पैसा तुम्हारा लगा था, ये इनकम तुम्हारी ही कहलाएगी। यही होता है क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब होता है किसी और की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देना। क्लबिंग हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड क्लब। क्लब का मतलब होता है जोड़ देना। जब किसी और की इनकम मेरी इनकम में जोड़ दी जाती है तो उसे कहा जाता है क्लबिंग। और किसी और की इनकम मेरी इनकम में क्यों जोड़ दी गई है? क्योंकि हम ही बदमाशी करके वो इनकम दूसरे के हाथ में घुसा रहे थे जबरदस्ती। आपने सुना होगा लोग अपने बच्चों के नाम से एफडी करा देते हैं। 4 साल का बच्चा है, उसके नाम से हमने 10 लाख रुपए की एफडी करा दी। तो गवर्नमेंट कह रही बेवकूफ समझे हो क्या? 10 लाख रुपए हम उसका थोड़ी ना मान लेंगे, उस 10 साल के बच्चे का। तुम्हारा पैसा था वो, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो तुम्हारी इनकम होगी। क्लियर है बात सबको? तो बेसिकली हम खुद ही अपनी इनकम को कभी कभी डाइवर्ट करते हैं। इसे कहा जाता है डाइवर्ट करना। हम कभी कभी खुद ही अपनी इनकम को डाइवर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं किसी और के हाथ में जाके वो टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, जैसे मेरे परिवार में अगर 3 लोग हैं और मेरी 7.5 लाख रुपए की इनकम आ रही है ना, तो हम सोचेंगे कि तीनों के हाथ में 2.5 लाख रुपए दिखाई दे तो कितना मजा आ जाए, तीनों को ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अकेले मेरे हाथ में 7.5 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी तो मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो हर इंसान ये प्रयास करता है, ये कोशिश करता है कि अपनी ही इनकम किसी और की बना दे, अपने परिवार में, अपनी बीवी के नाम से बना दे, वो इनकम अपने बच्चे के नाम से बना दे। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारा फंड लगा हुआ है, ठीक है, तो जो इनकम तुम किसी और के हाथ में डालने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी इनकम ही कहलाएगी। ठीक है बात? बच्चों बात कोई भी कंप्लीट नहीं हो रही है। आप ये ना सोचिएगा कि आपको मैंने क्लबिंग सिखा दिया, अरे प्रश्न ही नहीं उठता। शायद 3 घंटे क्लबिंग पे भाषण देंगे तब जाके क्लबिंग खत्म होगा। और ये क्लबिंग भी अपने आप में एक चैप्टर है। आप इंडेक्स में जाइए, जरा अपनी किताब के इंडेक्स पे जाइए, जरा देखिए कि आपके इंडेक्स में क्या क्या चैप्टर के नाम हैं। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस, तीसरा देखिए एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में बेसिकली हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जिन इनकम पे टैक्स नहीं लगता उन्हें जोड़ना ही नहीं ना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनकम को जोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 5 हेड है लाइन से, क्योंकि जो इनकम जोड़ना एग्जेम्प्ट नहीं है अब उन्हीं को जोड़ना है हमें 5 हेड में क्लासिफाई करके। तो आप एक एक करके देखेंगे, सारे हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, राइट।
उसके बाद क्लबिंग भी आपको मिलेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी मिलेगा। ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। बच्चों बहुत कम बात की जा रही है आपसे। जिस बात को आपके साथ घंटों करनी है हमें, उन बातों को हम कुछ मिनट्स में सलटा रहे हैं। ठीक है, बात इतनी सी नहीं है। क्लबिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है मैंने अपनी इनकम डाइवर्ट की और वो इनकम मेरे में वापस से जुड़ जाएगी। तो बहुत सारी कहानियां सुननी है यहां पे। ठीक है, तो क्लबिंग का मतलब समझ गए कि हम अपने बीवी के नाम से कुछ पैसे जमा कर देते हैं, बच्चों के नाम से कुछ पैसे जमा कर देते हैं, तो उसकी इनकम बीवी बच्चों की नहीं होती है। गवर्नमेंट कहती है सब तुम्हारी इनकम है। ठीक है, तुम्हारे ऐसा कर देने से, उसके नाम से पैसे डिपॉजिट कर देने से उनकी इनकम थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, ये इनकम तुम्हारी ही है, तो ये इनकम वापस से मेरे हाथ में जुड़ जाती है। इसी को कहा जाता है क्लबिंग। तो जब हम 5 हेड की इनकम की जोड़ लगाएंगे ना, तो किसी और को अगर हमने इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश की होगी तो वो भी मेरे में जोड़ दी जाएगी। जैसे यहां पे 5 हेड की इनकम मेरी जोड़नी है एक ही, तो मेरी बिजनेस की तो जोड़ ही दी गई। अब वाइफ की जो इनकम थी इंटरेस्ट वाली, वो मेरे में ही जुड़नी थी, तो मेरे आईयूएस में आके जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगी यहां पे। और अब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपया। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है 5 हेड की इनकम। और 5 हेड की जब इनकम जोड़ेंगे तो जिन जिन इनकम को किसी और के हाथ में से निकाल के आपके हाथ में जोड़ना है वो भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लबिंग हो गया। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस बात को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि जो कानून हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनकम टैक्स। ठीक है, जो अपने आप में ही ये वर्ड ही डिफाइन कर देता है कि दिस इज अ टैक्स विच इज ऑन इनकम, दिस इज अ टैक्स विच इज ऑन इनकम। एंड व्हाट इज इनकम? इनकम कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। जब एक इनकम पॉजिटिव होती है तो उसे कहते हैं प्रॉफिट, और जब ये निगेटिव होता है तो उसे कहते हैं लॉस। ध्यान दीजिएगा, इनकम पे टैक्स लगता है, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है ऐसा नहीं है, इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स का कानून मेरी पॉजिटिव इनकम को और निगेटिव इनकम को दोनों को कंसीडर करता है। पॉजिटिव इनकम को, निगेटिव इनकम को, दोनों को कंसीडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास पीजीबीपी की इनकम है, मेरे पास पीजीबीपी की इनकम है 2 लाख रुपया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है मेरे पास -1 लाख। ठीक है, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी? मेरी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी? 2 लाख रुपए मेरा बिजनेस से आता है और 1 लाख रुपए मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निगेटिव हो गया है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा कह लीजिए, पीजीबीपी -1 लाख बिजनेस में घाटा हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पॉजिटिव है, यानी ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख रुपए ही होगी। अगर गवर्नमेंट इनकम कंसीडर करती है ना तो लॉस को भी कंसीडर करती है, वो हमें एडजस्ट करने देती है। सेट ऑफ का मतलब होता है लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ? सेट ऑफ मीन्स लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का लॉसेस का मतलब क्या होता है? जैसे इस बार मेरा पीजीबीपी -5 लाख है, इस बार मेरा पीजीबीपी -5 लाख है और मेरे पास और कोई इनकम नहीं है। तो मेरे पास कोई और इनकम नहीं है तो हम कहां से एडजस्ट करेंगे 5 लाख रुपया? कहीं से भी एडजस्ट नहीं कर पाए किसी भी प्रॉफिट से, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से इसको घटा देंगे। जब आप अगले साल लॉस को ले जाके एडजस्ट कराते हो तो उसे कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, और करंट ईयर में ही एडजस्ट कर देते हो तो उसको क्या बोला जाता है? सेट ऑफ। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज सेट ऑफ? दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इन द ईयर ऑफ लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इन द ईयर ऑफ लॉस। कैरी फॉरवर्ड क्या है? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ क्या है?
this is carrying forward, carrying the loss to next year, and then adjusting from profit. Carrying the loss to next year and then adjusting profit is called carry forward and set off. सेम ईयर में अगर एडजस्ट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ. ठीक है, तो ये भी कर लेना होगा. तो कह रहा है ग्रॉस टोटल इनकम की जब जोड़ लगाओगे ना तो माइनस वाला घटाते भी जाना, सिर्फ पॉजिटिव वाला जोड़ना नहीं. चलिए ये बताते हैं आपको क्या है अब ये कहानी कुल मिला के. ये कुल मिला के कहानी ये है कि आपको पांचों हेड की इनकम को क्लासिफाई करना है. पांचों हेड की इनकम को क्लासिफाई करने के बाद उसकी जोड़ लगानी है. जोड़ लगाते समय दो बातों का ध्यान देना है. क्लबिंग भी कर देना है. कोई लॉस है तो वो घटा देना है. अगर पुराने साल से कोई लॉस उठ के आया है तो उसे भी घटा देना है. फिर से रिपीट करते हैं. क्लबिंग, किसी और की इनकम जोड़नी है तो जोड़ देना है. कुछ इस साल के लॉस है तो वो एडजस्ट कर देना है. कुछ पुराने साल से लॉस उठ के आया है क्योंकि पिछले साल एडजस्ट नहीं हो पाया था तो लाइए और इस साल घटा दीजिए. ये सब करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम. क्या कहलाएगा बच्चों? ग्रॉस टोटल इनकम. इसके बाद हमें मिलता है इसमें से डिडक्शन. ये सरकार की तरफ से छूट है. कुछ इस पूरी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगती है, कुछ आपको छूट देती है. ठीक है, और ये छूट अलग अलग छूट है, कई सारी छूट है गवर्नमेंट की तरफ से. ये करोगे तो ये छूट ले लो, ये करोगे तो ये छूट ले लो. ठीक है, बड़ी सारी छूटें हैं. ये छूट किस सेक्शन में है ये देखिए. 80C से लेके बड़े सारे सेक्शन है, 80U तक जाएगा. हर सेक्शन में अलग अलग बात भी है कि 80U में इस बात की छूट है, 80C में इस बात की छूट है, 80DD में ये बात की छूट है, 80DDB में ये बात की छूट है, 80G में ये छूट है. ठीक है, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ छूट की बात कही गई है. डिडक्शन, वो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा और डिडक्ट होने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा टोटल इनकम. इनकम टैक्स की लैंग्वेज में टोटल इनकम, आम बोलचाल की भाषा में इसी को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिसपे हमें टैक्स देना होता है. ठीक है, यहां तक की बात. चलिए, अभी तक हमने आपको एक भी सेक्शन याद करने को कहा नहीं है, लेकिन अब कहने जा रहे हैं आपको डिडक्शन का सेक्शन याद करना है. ये सेक्शन कहां से कहां तक होता है अभी बस इतना याद कर लीजिए. अंदर के सारे सेक्शन हम लोग तब याद करेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे उस चैप्टर पे डिडक्शन. ठीक है, और डिडक्शन ऑलमोस्ट जब कोर्स खत्म होने वाला होगा तो आखिरी में आएगा, क्योंकि चैप्टर्स भी इसी ऑर्डर में चलेंगे. सबसे पहले ये सब आएंगे हेड ऑफ इनकम वाले, फिर ये क्लबिंग्स आएंगे, सेट ऑफ आएंगे, फिर डिडक्शन वगैरह की बात आएगी. ठीक है ये बात. तो deduction is ranging from section 80C to 80U, and in each section you will find one or the other terms and conditions कि ये कंडीशन कंप्लाई कीजिए आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी, इतने रुपए की छूट मिल जाएगी. तो ग्रॉस टोटल इनकम से हम वो सारी डिडक्शंस को लेस कर देते हैं, गवर्नमेंट जो भी हमें छूट देती है, और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं टोटल इनकम पे. एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं. जैसे 80C की बात करें तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की छूट है. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम 5 साल या उससे लंबी अवधि की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो गवर्नमेंट हमें डिडक्शन देती है. जैसे मान लीजिए मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, मैं ग्रॉस टोटल इनकम ही 5 लाख रुपए है, और हम 1 लाख रुपए की बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 5 साल की. 5 साल से छोटी वाली के लिए नहीं है छूट. ठीक है, 5 साल या उससे बड़ी एफडी कराते हैं आप बैंक में तो आपको उसकी छूट मिल जाती है. हमने 1 लाख रुपए की एफडी कराई तो 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा और मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपए. कुछ भी अपने मन में मत लाइएगा सब 5 लाख की एफडी करा दी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा. बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है. ठीक है, जितना कह रहे हैं बस उतनी बात को दिमाग में डालिएगा. तो तरह तरह की चीजों की छूट मिलती है. बस आपको यही बताना चाहते थे कि एक अमाउंट स्पेसिफाइड होगा, उस अमाउंट की आपको छूट मिल जाया करेगी जैसा भी लिखा गया है इन सेक्शंस में. तो हाउ टू प्रोसीड दिस. पांचों हेड की इनकम निकाल लीजिए. ठीक है, उसी की जोड़ लगा दीजिए. जोड़ लगाते समय क्लबिंग और सेट ऑफ का ध्यान रखिएगा.
ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास आ जाएगी जीटीआई, उसमें से डिडक्शन ले लीजिएगा एटीसी से लेके एटीयू तक का, और लेने के बाद जो आपके पास बचेगा वो कहलाएगा टोटल इनकम। ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर हेड ऑफ इनकम, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर हेड ऑफ इनकम। अब अकाउंटिंग कैसे होती है, इनकम कैसे निकाली जाती है। हालांकि जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो उस समय आपने सीखा होगा कि इनकम जो निकलती है वो एक्रूवल बेसिस पे भी निकाली जाती है और कैश बेसिस पे भी। ये कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस समझते हो कि नहीं आप लोग सारे? एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है, इसको मर्केंटाइल सिस्टम भी कहा जाता है, इसको मर्केंटाइल सिस्टम भी कहा जाता है। कोई बताएगा व्हाट इज एक्रूवल सिस्टम और व्हाट इज कैश बेसिस? ये अकाउंटिंग के तरीके हैं। और जब आप बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे, जब आपने अकाउंटिंग शुरू की थी तब आपको ये सब सिखाया गया था। अब बड़े हो गए तो सबकी जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, तो भूल गए होगे क्या है एक्रूवल। एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उस अकाउंटिंग को कहा जाता है जहां पे हम खर्चे और इनकम एक पर्टिकुलर ईयर को जो बिलोंग करते हैं वो पीएल में डालते हैं। सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कौन सी ईयर की? 18-19 की। हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 18-19 के पीएल में इधर हम वो हर खर्चे डालेंगे जो 18-19 ईयर को बिलोंग करते हैं, चाहे उस खर्चे की पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है। हर वो खर्चे डालेंगे जो 18-19 को बिलोंग करते हैं, और बाई साइड में हर वो रेवेन्यू को डालेंगे जो 18-19 ईयर को बिलोंग करती है, चाहे वो रेवेन्यू हमें रिसीव हुई है, नहीं रिसीव हुई है, या कोई भी पोजीशन। हमें ये देखना है कि क्या खर्चा और रेवेन्यू इस साल से रिलेटेड है। अगर 18-19 से रिलेटेड है तो हम उसे अकाउंट कॉल करेंगे। ये होता है एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है? खर्चे में सिर्फ उन खर्चों को डाला जाता है जो हमने 18-19 में पे किया है, और रेवेन्यू में सिर्फ उस रेवेन्यू को डाला जाता है जो 18-19 में हमें रिसीव हुई है। हम हर जो भी खर्चा हमने पे किया 18-19 में, चाहे हम 18-19 का पे किए हों, चाहे इसके पिछले साल वाला भी पे किया हो, चाहे आगे के साल का एडवांस में पे कर दिए हो खर्चा, अगर 18-19 में पे किए हैं तो खर्चा डाल देंगे। और रेवेन्यू में कौन सी रेवेन्यू डालेंगे? जो 18-19 में रिसीव हुई है, चाहे वो 17-18 की रिसीव हुई है, या 18-19 की रिसीव हुई है, या उसके अगले साल 19-20 की रिसीव हुई है। वो रिसीव किसी भी साल की हुई हो, अगर रिसीव 18-19 में हुई है, किस साल को बिलोंग करता है ये नहीं देखना है, किस समय रिसीव हुआ। क्या 18-19 में रिसीव हुआ, डाल देंगे। तो एक्रूवल अकाउंटिंग में आप रेवेन्यू और खर्चे पर्टिकुलर ईयर को जो बिलोंग करते हैं वो डालते हैं। और कैश बेसिस अकाउंटिंग में जो कैश आप पे किए हैं या फिर रिसीव किए एक पर्टिकुलर ईयर में वो डालते हैं। कैश रिसीव किए या पे किए एक पर्टिकुलर ईयर में वो डालते हैं। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग। कोई दिक्कत किसी को? हेड ऑफ इनकम और रेलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर सैलरी की इनकम की बात की जाए तो इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। अब देखिए, सब में ऑप्शन नहीं है कि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग कर लीजिए या एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर लीजिए। इनकम टैक्स कभी कभी ऑप्शन देगा और कभी कभी स्पेसिफाई कर देगा कि अकाउंटिंग ऐसे ही करनी है, और जब स्पेसिफाई कर देगा अकाउंटिंग ऐसे ही करनी है तो वैसे ही करनी पड़ेगी। सैलरी की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी? कहता है कि ड्यू का मतलब एक्रूवल बेसिस होता है, ड्यू बेसिस पे और रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। कहने का मतलब, इस बार मेरी सैलरी तो ड्यू हो गई, ठीक है, मेरी सैलरी कितनी ड्यू हो गई? ड्यू सैलरी उतनी होगी जितना आप काम किए होगे। 12 महीने काम किए हो तो 12 महीने की सैलरी ड्यू होगी, सीधी सी बात है। सैलरी ड्यू होने का मतलब हम जितना काम करते हैं उतनी सैलरी ड्यू हो जाती है। साल में 12 महीने काम किए तो 12 महीने की सैलरी ड्यू हो गई, ठीक है। 12 महीने काम किए, अब 12 महीने काम नहीं किए तो 12 महीने की सैलरी ड्यू नहीं होगी, लेकिन अगर 12 महीने काम किए तो सैलरी ड्यू तो 12 महीने की हो गई। ड्यू का मतलब होता है कितना पैसा हो चुका है सैलरी का,
भैया मैंने 12 महीने काम किए तो 12 महीने की सैलरी ड्यू हो गई, एक महीने की सैलरी मान लो 20,000 रुपए है, तो मेरी एक साल 12 महीने की सैलरी कितनी ड्यू हो गई? 2,40,000। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर कितना पैसा दिया होगा आपको? आपकी 2,40,000 रुपए की सैलरी इस साल की बनी है, एम्प्लॉयर ने कितना दिया होगा? कुछ भी हो सकता है 2,40,000 पूरा पूरा दे दिया हो सकता है कुछ पैसे बाकी लगा रखा हो सकता है 2 ही लाख रुपए दिया हो, और हो सकता है 2,40,000 से ज्यादा दे दिया हो, आपने कुछ एडवांस मांग लिया था, आपने कहा 20,000 रुपया और एडवांस दे दीजिए, अगले महीने में काट लीजिएगा। तो अगर हम ड्यू की बात करें तो ड्यू तो 2,40,000 हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयर ने हम पूछेंगे दिया कितना, तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है 2,40,000 भी ना दिया हो, हम लिख रहे हैं कि हो सकता है 2,20,000 ही दिया हो। अब ये रिसीव की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है 2,40,000 का 2,40,000 दे दिया हो बच्चों, और हो सकता है 2,60,000 दे दिया हो। मतलब हम तीनों बात कर रहे हैं। हो सकता है सैलरी अभी पूरी ना मिली हो सकता है दम एम्प्लॉय टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, पूरी सैलरी मिल गई हो हो सकता है आपको ज्यादा सैलरी मिल गई हो। ज्यादा सैलरी क्यों? एडवांस मिला है, ठीक है, जो निश्चित कट जाएगा आने वाले साल में। अब इस केस में क्या होगा? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, इनकम टैक्स ये कहता है जो जल्दी हो गया उसी पे टैक्स दे दीजिए, जो जल्दी हो गया। अब एक एक सिनेरियो को पकड़ो, ये वाला पकड़ो, इस सिचुएशन को, इस वाली सिचुएशन को पकड़ो। ये थोड़ा सा शायद विजिबिलिटी कम हो जा रही होगी इसकी विजिबिलिटी कम ना हो, इसलिए ये कलर विजिबिलिटी को कम करेगा। देखिए ये शायद ठीक है ये। अच्छा देखिए, सिर्फ इस सिचुएशन को देखिए, 2,40,000 की सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव कौन सी हुई? 2,20,000। इसका मतलब ये है क्या चीज अर्लियर हुआ है, क्या चीज जल्दी हुआ है? ड्यू जल्दी हुआ है तभी ना ज्यादा हो गया। ड्यू जल्दी हुआ होगा तभी तो ज्यादा हो गया, 2,40,000 हो गया। रिसीव लेट हो रहा होगा, पीछे पीछे रिसीव हो रहा है, तभी तो 2,20,000 रह गया। एक बात समझिए, कौन सा अमाउंट ज्यादा बड़ा हो जाएगा? ड्यू या रिसीव में से कौन सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा? जो जल्दी होगा, जो जल्दी होगा। ड्यू हो गया 2,40,000 और रिसीव हुआ 2,20,000 का मतलब क्या चीज जल्दी हो रहा है? पहले ड्यू हो रहा है, बाद में रिसीव हो रहा है, रिसीव धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए कम रह गया। तो क्या चीज टैक्सेबल होगा? देखिए क्या कहता है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हुआ। बच्चों बताओ जल्दी से, पहले क्या हुआ? ड्यू हुआ पहले, ये पहले हुआ। ठीक है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 2,40,000। टैक्सेबल क्या हो जाएगा? 2,40,000। अब आओ बच्चों ये वाली सिचुएशन को डिस्कस करेंगे हम लोग। 2,40,000 इधर से, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम तो है। पहले तो यहां 2,60 था, ये कहां गायब हो गया? 2,60। हाँ अब हम लोग इस सिचुएशन को बच्चों डिस्कस करेंगे, ये वाला क्या है ये? अब बच्चों ध्यान दो, 2,40,000 ड्यू हुआ और 2,60 रिसीव हो गया। क्या चीज जल्दी हो रहा होगा? अरे 2,60 रिसीव हो गया यानी ड्यू पीछे चल रहा है, पहले का पहले आप सैलरी उठा ले रहे हो, तभी तो पहले सैलरी उठा लेते होगे, तभी तो ड्यू 2,40,000 हो पाया, रिसीव कितना हो गया? 2,60 हो गया। तो व्हाट इज अर्लियर? रिसीव्ड। रिसीव जल्दी जल्दी चल रहा है, तो टैक्सेबल क्या होगा? रिसीव्ड। ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा 2,60। अब हम इसको चेंज करते हैं, लाइन को सुंदर लाइन बनाते हैं, अच्छी लाइन बनाते हैं। विच एवर इज अर्लियर बच्चों याद नहीं किया जाता है, याद कीजिए विच एवर इज हायर। बस लॉ में लिखा है अर्लियर, लेकिन आप बच्चे बोलेंगे हमेशा हायर, ठीक है। ये दिमाग में नहीं आता बार बार कौन अर्लियर हो रहा है कौन पीछे हो रहा है, जो ज्यादा है वो अर्लियर हुआ है, ठीक है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं। आप हमेशा याद रखेंगे लॉ क्या कहता है? विच एवर इज अर्लियर। एंड व्हाट इज अर्लियर? विच एवर इज हायर। तो हम ऐसे बोलते हैं ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज हायर, उस पे टैक्स देना है, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन पे किस पे टैक्स देना होगा? 2,20 रिसीव हुआ है, 2,40 ड्यू हुआ है, किस पे टैक्स देना होगा? किस पे टैक्स देना होगा बच्चों? 2,40, विच एवर इज हायर। 2,40 ड्यू, 2,40 रिसीव, 2,40 पे टैक्स देंगे, दोनों बराबर है। 2,40 ड्यू और 2,60 रिसीव, 2,40,000 ड्यू, 2,60,000 रिसीव, ज्यादा क्या है? रिसीव
2,60,000 पे टैक्स देंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे अगला देखिए, हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ओनली ऑन एक्रूवल बेसिस। बड़ी सुंदर बात, यहां पे एक्रूवल बेसिस होगा। फिर से रिपीट करते हैं, सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज हायर, ड्यू या रिसीव में से जो ज्यादा है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी? एक्रूवल बेसिस पे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी बच्चों? एक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। जब मिलेगा किराया उससे मतलब नहीं है, ये किराए की इनकम वाला है, एक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, किराएदार 12 महीने से है तो भैया 12 महीने का किराया ड्यू हो गया, उसने दिया कितने का है अभी? 3 महीने का, कोई बात नहीं, टैक्स किस पे लगेगा? 12 महीने के किराए पे। बताइए, मेरा नसीब देखिए, किराएदार 12 महीने से है, ठीक है, तो ड्यू तो 12 महीने का किराया हो ही रखा है, ठीक है। दिया कितना है वो किराया? मात्र 3 महीने का। 9 महीने का किराया भी नहीं दिया है, लेकिन टैक्स किस पे लगेगा बच्चों? 12 महीने के किराए पे। क्योंकि किराए की इनकम पे टैक्स कैसे लगता है? एक्रूवल बेसिस। सैलरी पे कैसे लगता है? ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो यहां पे पढ़ रहे हैं ना, अगर हम ये पूरा पूरा भी भूल जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच पूछिए तो ये सारी बात हम लोग रेलेवेंट चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ढांचा तैयार हो रहा है, लेकिन निश्चित सी बात है, अगर मेरा बेस फाउंडेशन तैयार रहेगा तो हमें आगे की बात में मजा आएगा। अगर हम जब सैलरी पढ़ रहे हैं उस समय फिर उलझ के रह जाएं इसी में, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर में, जब वो ये भी नहीं याद आ रहा है तो शायद मजा नहीं आएगा। जब थोड़ा सा बात क्लियर होता है तो हमें समझ में आता है। जब हम सैलरी चैप्टर पढ़े और हमको यही नया याद रहे कि सैलरी हम क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। जब याद आएगा हाँ सैलरी हम इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकम को पहले 5 हेड में क्लासिफाई किया जाता है और तब उसकी जोड़ लगाई जाती है, तो आपको मजा आएगा। यस, इसलिए हम सैलरी चैप्टर को अलग से पढ़ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि सैलरी में क्या क्या इनकम आती है, ठीक है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, और जब एग्जेम्प्ट इनकम हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। और उस समय आपको ये याद ही ना रहे कि एग्जेम्प्ट इनकम क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस इनकम को जोड़ा ही नहीं जाता है टोटल इनकम में। तो आपको रेलेवेंस समझ में आएगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी इनकम जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है और इसे कभी भी जोड़ना नहीं है टोटल इनकम। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना भी चाहिए, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें रट लेनी है, ये अपने आप घुस जाना चाहिए दिमाग में, कहानी सुन सुन के। अगली बात क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कैसे निकाली जाती है। यहां पे ऑप्शन है, यहां पे ऑप्शन है कैश और मर्केंटाइल सिस्टम, यानी कैश बेसिस भी और एक्रूवल बेसिस दोनों चलेगा। तो हम आपको कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस दोनों बता रहे थे ना यहां पे कि पीएल आप कैश बेसिस में बनाओगे तो कैसे बनाओगे और एक्रूवल बेसिस बनाओगे तो कैसे बनाओगे। एक्रूवल बेसिस में हम उस ईयर को जो बिलोंग करता होगा इनकम और एक्सपेंडिचर उसको डालेंगे, और कैश बेसिस में जो उस पर्टिकुलर ईयर में पे हुआ होगा और रिसीव हुआ होगा उसको कंसीडर करेंगे। तब जैसे चाहे जैसे बना लो, इनकम टैक्स दोनों अलाउ करता है आपको, कैश बेसिस भी मर्केंटाइल भी। तो सैलरी में ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज मोर मतलब विच एवर इज हायर। हाउस प्रॉपर्टी में एक्रूवल बेसिस, पीजीबीपी में कैश और एक्रूवल ऑप्शन है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन taxable during the previous year in which capital asset is transferred, that is year of accrual. कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल होगा? जिस साल कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर का मतलब बहुत कुछ होता है, वैसे तो एक वाइडर डेफिनेशन है, आप ऐसे मोटा मोटी समझ लीजिए। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल कर देना, ठीक है। जिस साल प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे कैपिटल गेन उस साल की इनकम कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रॉपर्टी हमने अभी सेल किया, इस साल सेल किया, अब पैसा हमें अगले साल मिला, तो इनकम इस साल की है कि अगले साल की है? इसी साल की है। जिस साल आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आपको पैसा मिलेगा उस साल इनकम नहीं होती। कैपिटल गेन किस साल होता है? जिस साल आप प्रॉपर्टी बेचते हैं। हालांकि 4 सिचुएशन ऐसी है, 4 सिचुएशन ऐसी है जिसमें पैसा मिलने पे ही टैक्स देना होता है। ये बात करेंगे आपसे जब इस चैप्टर पे पहुंचेंगे, ठीक है। सिर्फ 4 सिचुएशन, सैकड़ों हजारों
में से सिर्फ 4 ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट सी बात है, उस 4 चीजों की डिस्कशन होगी कैपिटल गेन चैप्टर में, कि ये 4 एसेट ऐसे हैं, ये 4 ट्रांसफर ऐसे हैं जहां पे पैसा मिलेगा तभी टैक्स देना है, जब पैसा मिलेगा तभी इनकम कहलाएगी, ठीक है। अदरवाइज अभी जनरल बात करते हैं ना, जो 99.99% में होता है उसकी बात करें, 0.01% वाली बात क्यों करें, वो 4 सिचुएशन तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो इन 99% ऑफ द केसेस व्हाट यू विल फाइंड कि जिस साल हमने एसेट को ट्रांसफर किया है उसी साल हमें इनकम दिखानी होगी, ठीक है। पैसा मिला चाहे नहीं मिला, सरकार को टैक्स दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने बेच दी है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर हमने प्रीवियस ईयर 18-19 में बेची है और पैसा हमको रिसीव हो रहा है 4 साल बाद, तो इनकम 18-19 की है, अभी 1 रुपया मिला नहीं है, लेकिन सरकार का टैक्स दे देना होगा। क्लियर है बात सबको? अदर सोर्सेस में अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे पीजीबीपी में होती है अकाउंटिंग। यहां पे भी कैश और मर्केंटाइल सिस्टम दोनों ही लगा सकते हो, ऑप्शन है कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। तो चलिए एक बार रिपीट करें, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सैलरी में क्या है? डी और रिसिप्ट विच एवर इज हायर। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? एक्रूअल। पीजीबीपी में कैश और एक्रूअल। एक्रूअल को ही मर्केंटाइल भी कहते हैं, कैश और एक्रूअल। कैपिटल गेन में क्या है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। इनकम कौन सी ईयर की होगी? ईयर ऑफ ट्रांसफर, इनकम ऐसे निकालनी है। और अदर सोर्सेज में कैश और एक्रूअल। अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी की काउंटिंग एक जैसी है, कैश और एक्रूअल, ठीक है। तो चलिए यहां तक की क्लास हमने किया। अब अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ टैक्स रेट वगैरह की डिस्कशन करेंगे और बेसिकली इसी पोर्शन में हमें टैक्स की कंप्यूटेशन भी सीखनी होगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं।